4 को लेके क्या इन्फेक्शन स्टेज में? मैम वो समझ नहीं आ रहा, प्लीज समझा दो एक बार। 4 को लेके क्या, मैं समझ ही नहीं कोई। मैम मैं फोटो भेजती हूँ उस पे टेलीग्राम पे। हाँ फोटो भेजो टेलीग्राम पे। 1 मिनट हम न्यू केस यूज कर रहे हो मैम। मैम जो सेमी कंजर्वेटिव वाला था ना एक्सपेरिमेंट टेलर ने किया था, वो टेलर एटाल ने जो यूकैरियोटिक में करा था, तो उन्होंने ट्रीशियम ली थी, राइट? मतलब हाइड्रोजन का एक आइसोटोप। क्या बचा वापस? तब वो एक जो एक्सपेरिमेंट था वो रेडियो एक्टिव था ना? हाँ, जो एक्सपेरिमेंट था वो बेसिकली उनका जो था वो रेडियो लेबलिंग उन्होंने यूज़ की थी, राइट? तभी उन्होंने ट्रिटियम का वो लिया था थाइरोडिन के ऊपर, लेकिन जो आपका मिसेल्सन स्टाइल का एक्सपेरिमेंट है वो नॉन रेडियो लेबल्ड वाला है। ठीक है, मिसेल्सन वाला सिर्फ लिया था। हाँ वो नॉन रेडियो लेबल्ड है, दैट इज ओनली यूजिंग द हेवी आइसोटोप। बच्चे ये 4 जो बैक्टीरियोफाज, 4 बैक्टीरियोफाज जो है हमारे पास, राइट? वो 4 बैक्टीरियोफाज जो यस इस मैम। डायग्राम में दिखा रखे हैं कुछ नहीं बेटा, एक में देखो यहाँ पर वो दिखा रहा है कि पहले इन्फेक्शन हुआ और दूसरे में वो दिखा रहा है कि उसका इंसर्ट हो गया जेनेटिक मटेरियल। दिस इज टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस। ओके मैम। कुछ नहीं है, ओके मैम, बैक्टीरियोफाज मतलब 2 ही हैं वो, तो बस स्टेजेस दिखाई हुई हैं। हाँ बस स्टेजेस दिखा रखे हैं। ओके, थैंक यू मैम। यस, ओके, एनीथिंग एल्स टू एनीवन? Completed? Okay. तो स्टार्ट करें रेप्लिकेशन। तो बहुत ध्यान से इसका पूरा प्रोसेस समझना है कि हम रेप्लिकेशन क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट्स द होल प्रोसेस इज, राइट? दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। सो मूविंग टू रेप्लिकेशन। तो आज वन नोट की जगह हम ये इस पे कर रहे हैं ताकि देखें ज़रा ये वन नोट की प्रॉब्लम है या क्या है, राइट? सो अब रेप्लिकेशन अगर डिफाइन करते हैं बच्चे, तो हमने कहा रेप्लिकेशन हमारे पास क्या था, डीएनए टू डीएनए की सिंथेसिस करना, राइट? जिसमें हमने कहा कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेसिफिकली प्रोकैरियोट्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर यूकैरियोट्स से उसका कंपैरिजन करेंगे कि यूकैरियोट्स हम उसे कैसे कंपेयर करते हैं, राइट? तो अब जो हम प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन कह रहे हैं कि हमें प्रोकैरियोट्स में देखना है, राइट? सो फॉर दैट, राइट, देयर आर बेसिकली द 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स हैं हमारे पास, और जो 3 स्टेप्स हैं दे आर इनिशिएशन, elongation and termination, राइट? जहाँ पर हम बेसिकली डीएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम बोल दिया, राइट? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, फाइन, राइट? सो लेट्स बिगिन विद दैट कि हम कैसे डीएनए टू डीएनए यहाँ पर बनाते हैं, कैसे प्रोसेस शुरू करते हैं, राइट? सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज इनिशिएशन। एक एक करके बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझने हैं सारे कि हमारे पास क्या प्रोसेस है, कैसे हम इसको अंडरगो कर रहे हैं, राइट? सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज बीइंग कॉल्ड इनिशिएशन, फाइन, ओके गाइस। नाउ अब इनिशिएशन अगर हम डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमने कहा हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है, जिसको मैं अभी सिंपल है सर्कुलर बट आई एम मेकिंग इट लाइक दिस ताकि हमें पूरा प्रोसेस समझ आ जाए, उसमें सबसे पहले ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए ऑन द स्टार्टिंग, एंड दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड ओआरआई सीक्वेंस, जिससे हम प्रोसेस को शुरू कर सकें, राइट? व्हाट वी नेम दैट सीक्वेंस एज ओआरआई। ओआरआई इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ replication, right? We can say it is basically the start site, ये start site है to initiate, किसको इनिशिएट करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए स्टार्ट साइट है विच इज गोइंग टू बी एटी रिच साइट। अब एटी रिच साइट कहने का क्या मतलब है बेटा,
अगर साइट 80 रिच है तो टेल मी डबल बॉन्ड में रिच है या ट्रिपल बॉन्ड में रिच है? इट इज रिच इन डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड में रिच है हमारे पास तो उसके अंदर हमें एनर्जी कम चाहिए ना ब्रेक करने के लिए एज कम्पेयर टू द साइड जो जीसी रिच होता है। यस मैम। राइट, तो बेटर है हमारे पास कि ओआरआई साइट कैसा होना चाहिए, दैट हैज टू बी 80 रिच साइट हमारे पास होना चाहिए। तो अगर हम 80 रिच साइट यहाँ पर देंगे तो उसकी वजह से हमारे पास बड़े आराम से प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। ओआरआई सीक्वेंस को हम यूकैरियोट्स में नाम देते हैं ओआरआई सी, जिस नेम इकोलाई में सबसे पहले फाइंड हुआ था इसलिए ओआरआई सी, राइट, ऐसे हम नेम देते हैं। एंड इट इज मोनो, प्रोकैरियोट्स आर मोनोरेप्लिकॉनिक इन नेचर, राइट। मोनोरेप्लिकॉनिक का मतलब दे हैव सिंगल ओआरआई, इनके पास एक ही ओआरआई है, सिंगल ओआरआई थ्रू आउट द कंप्लीट डीएनए, पूरे डीएनए के अंदर, राइट, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस पे एक ही ओआरआई प्रेजेंट है। मतलब आपने अगर एक बार रेप्लिकेशन शुरू किया तो वो रेप्लिकेशन आपका आगे की तरफ कंप्लीटली प्रोसेस होता चला जाएगा, राइट। सिंगल ओआरआई साइट आपके पास, तो इसलिए हमने क्या कहा, मोनो रेप्लिकॉनिक। वही यूकैरियोट्स में भी आगे देखेंगे इट इज मल्टी रेप्लिकॉनिक, बहुत सारे ओआरआई होते हैं, राइट। 80 रिच साइट भी है और उसी के साथ साथ ये हमारे पास एक कंसेंसस सीक्वेंस है। कंसेंसस सीक्वेंस कहने का मतलब इट इज अ कंजर्व्ड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हर प्रोकैरियोट में आपको सेम मिलेगा, इन एवरी प्रोकैरियोट द सीक्वेंस इज गोइंग टू बी द सेम, अलग नहीं होगा, राइट। तो हर जगह आपको ये सीक्वेंस एज इट इज मिलेगा, राइट। बस काम क्या, अब हमें से ओआरआई से हमें शुरू कराना प्रोसेस कंप्लीट यहाँ तक, राइट। आपने लास्ट में कर दीजिए, क्या बच्चे? जो आपने लास्ट में बोला ना सेम कर देते हैं। सेम सीक्वेंस का मतलब इट इज गोइंग टू बी द वन जो हमें ओआरआई का सेगमेंट जो होगा, जो बेसेस होंगे, जो बेस पेयर होंगे, उसकी लेंथ होगी, वो हर प्रोकैरियोट के अंदर आपको सेम मिलेगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंसेंसस और द कंजर्व्ड सीक्वेंस। कंप्लीटेड, राइट। सो वी से पीछे से साउंड आ रहा है। बच्चे उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। यस मैम। साउंड आ रहा है पीछे से। हाँ, तो वो यहाँ ऑफिस में कुछ नीचे वर्क चल रहा है उसी की वजह से है, and I cannot do anything for that. मैम ये ORIC क्या था? इसका नाम है बेटा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का नेम है विच इज कॉल्ड ORIC, कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसे हम डिफाइन करते हैं, राइट। इसको हमने बस एक नेम दे दिया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फाउंड इन द इकोलाई, दैट्स व्हाई वी सेड इट अबाउट, क्लियर, राइट। सो हमने कहा ORI साइट is the major prerequisite for initiation of DNA। आप लिख रहे हैं? हाँ जी मैम बेटा, शो नहीं हो रहा। मैम दिखाई नहीं दे रहा। मैम अब आ गया। मैम हो गया शो। आ गया, ठीक है। Prerequisite for initiation of DNA replication in prokaryotes as well as eukaryotes। अब आप प्रोकैरियोट्स लेके चलो या आप यूकैरियोट्स लेके चलो, डीएनए रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए सबसे मेजर प्री रिक्विसाइट हमारे पास ओआरआई साइट है। ओआरआई साइट है तो काम होगा, नहीं है तो काम हमारे पास नहीं हो सकता। तो इट्स वन ऑफ द मेजर प्री रिक्विसाइट, राइट। कंप्लीट हुआ पॉइंट यहाँ तक? फाइन, राइट। नाउ द अदर रिक्वायरमेंट्स। अब हमने कहा जो और हमें रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए, वो क्या क्या है हमारे पास? इनिशिएशन के लिए एंजाइम्स चाहिए, वी नीड द एंजाइम्स फॉर द प्रोसेस। जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, राइट, वो हमारे पास क्या क्या है? तो वी हैव द हेलिकेस, जिसको हम नाम क्या देते हैं? डीएनए अनविंडेज, राइट। उसी के साथ साथ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स which are called SSBPs, and topoisomerase, which is called DNA guidance. They are going to be required during
इनिशिएशन। अच्छा, इनके साथ एक और एंजाइम हमें चाहिए, प्राइमेज। तो बच्चा ये 4 एंजाइम्स रिक्वायर्ड रहेंगे पूरे प्रोसेस के अंदर। तो अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप फिनोमिनन, किस तरीके से हमें इसका स्टेप्स पूरे कंप्लीट करते हैं। टोपोआइसोमरेज का दूसरा नाम क्या है? डीएनए गाइरेस, GYRASE, डीएनए गाइरेस। मैम सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ये क्या है? सब पढ़ेंगे बच्चा आगे अभी। ओके, तो स्टार्ट करें। राइट, फाइन। नाउ स्टेप्स ऑफ इनिशिएशन। अब अगर हम स्टेप्स डिफाइन करते हैं इनिशिएशन के, तो हमने सिंपली यहाँ पर कहा कि हम किस तरीके से ओवरऑल इसका प्रोसेस लेके चलते हैं। राइट, सो वी डिफाइन, अगर हम इनिशिएशन देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास बचा ये डीएनए, पेरेंटल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसके ऊपर ये साइट आपने दी ORIC। ORIC पे सबसे पहला स्टेप है दैट देयर इज गोइंग टू बी द बाइंडिंग ऑफ। राइट, सबसे पहले आपने यहाँ पर बाइंडिंग करानी है किसकी? हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम की बाइंडिंग करानी है एट द स्टार्ट ऑफ ORIC। ORIC के एकदम स्टार्ट पे आपने हेलिकेज एंजाइम को बाइंड कराना है, और वो बाइंडिंग किसके थ्रू होगी? थ्रू डीएनए ए प्रोटीन। तो होता क्या है बेसिकली, डीएनए ए प्रोटीन एक तरीके से, राइट, हम ये कह सकते हैं हेलिकेज का असिस्टेंट है। तो पहले डीएनए ए प्रोटीन आके बाइंड करता है और उसी के पीछे जो है हेलिकेज बाइंड करता है, ताकि हेलिकेज प्रॉपरली बाइंड कर सके। राइट, इसी वजह से हम पहले डीएनए ए प्रोटीन को बाइंड कराते हैं और फिर हम किसकी बाइंडिंग कराएंगे? हेलिकेज एंजाइम की, ताकि कहीं से भी कोई साइड छूटे ना, प्रॉपर हमारे पास प्रोसेस चलता रहे। राइट, पॉइंट समझ आया यहाँ तक सबको? मैम ये डीएनए में स्मॉल एंड स्मॉल ए है। बेटा प्रोटीन का नाम है, ये डीएनए नहीं है, इट्स अ डीएनए ए प्रोटीन, दैट्स व्हाई। राइट, अब हमने कहा हमारे पास हेलिकेज, डीएनए तो अभी मैं कह रही हूँ ध्यान से एक बार सुनो अच्छे से। हेलिकेज एंजाइम की अगर बाइंडिंग ओआरआई पे करानी है तो ओआरआई पे कहीं भी रैंडमली बाइंड ना कर जाए, इट विल बाइंड एट द स्टार्ट साइट ओनली। वो गारंटी करने का काम डीएनए ए प्रोटीन करता है। तो डीएनए ए प्रोटीन पहले आके बाइंड करेगा ताकि हेलिकेज आके अच्छे से बाइंड करे और पूरा प्रोसेस रेप्लिकेशन का करेक्टली स्टार्ट हो सके विदाउट लिविंग एनी स्पेसिफिक बेस। राइट, हम स्टार्ट साइट पे उसको बाइंड करा सके। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट? राइट, अब अगर हेलिकेज यहाँ हमारे पास बाइंड कर जाता है तो हेलिकेज बाइंड करके करता क्या है बेसिकली? हेलिकेज का काम क्या? राइट, तो हम कहते हैं बेस सबसे पहली चीज तो हेलिकेज इज अ टेट्रामर एंजाइम। राइट, टेट्रामर एंजाइम का मतलब इसके पास कितने यूनिट्स हैं? 4 यूनिट्स हैं। राइट, तभी हम इसे टेट्रामर का है। राइट, 4 यूनिट्स, 2 यूनिट एक स्ट्रैंड पे लगती है, 2 यूनिट दूसरे स्ट्रैंड पे लगती है। एंड इट इज डूइंग एटीपी डिपेंडेंट हाइड्रोलिसिस। ये एटीपी डिपेंडेंट हाइड्रोलिसिस करता है, मींस एटीपी को यूज करने के बाद ही बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अब मुझे बॉन्ड कौन सा ब्रेक कराना है? मुझे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनवाना है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनवाना है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में उसको ब्रेक करना है। राइट, so the hydrogen bond in the 2 strands of the DNA that have to be dissolved, उसको डिसॉल्व करना है और हर एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए होता है। तो हेलिकेज एटीपी के बगैर काम नहीं करता। एनर्जी इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सो वी से वी आर गोइंग टू हैव द हाइड्रोलिसिस, हमने किया किसका? ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट, बिटवीन बेस पेयर्स। बेस पेयर्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, टू फॉर्म सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रॉम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए
हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। पॉइंट समझ आया सबको? यस एवरीवन, कंप्लीटेड, राइट। मैम टेट्रामर साइन का एक बार बताना। 4 यूनिट्स होती हैं बच्चे इसके पास, हैविंग द 4 यूनिट्स, दैट इज बाय कॉल्ड टेट्रामर। डाइमर का मतलब 2 यूनिट, ट्राइमर का मतलब 3 यूनिट, टेट्रामर का मतलब 4 यूनिट्स, राइट। सो 4 यूनिट्स आर गोइंग टू बी देयर। तो अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाऊं तो मेरे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यहाँ हमने बाइंडिंग करी है, राइट, किसकी? देयर इज द बाइंडिंग ऑफ दिस एंजाइम कॉल्ड हेलिकेज एंजाइम। ओआरआई के एकदम स्टार्टिंग पे बाइंड कर दिया। हेलिकेज एंजाइम ऐसे आगे जाएगा, ओआरआई से आगे की तरफ जाएगा, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग। अनवाइंड कर रहे हो आप, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, और अनवाइंडिंग, और वी कैन से अनजिपिंग, अनजिपिंग ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जैसे जिप को खोलते हैं वैसे ही काम कर रहे हैं हम, अनजिपिंग कर रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की। तो हमने कहा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अनवाइंडिंग और अनजिपिंग ऑफ डीएनए। हेलिकेज एंजाइम बाइंड हुआ और वो अनवाइंडिंग और अनजिपिंग हमारे पास करेगा, राइट। आज समझ आया सबको? ठीक है, यस राइट। नाउ अब हमने यहाँ हेलिकेज एंजाइम जो यहाँ यूज करने वाले हैं, विच इज डूइंग दिस अनजिपिंग और अनवाइंडिंग, सॉरी, वो जब हमारे पास अनजिपिंग अनवाइंडिंग करता है तो स्टेप कैसे दिखता है? नाउ सी, अब मेरे पास डीएनए ऐसे ओपन दिखेगा, क्योंकि हेलिकेज जैसे जैसे आगे जाएगा ना वैसे वैसे ओपनिंग करेगा। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यहां पर आ गया हमारे पास हेलिकेज एंजाइम, राइट। ये दोनों स्ट्रैंड ओपन हो चुके हैं, राइट, और ये अब आगे इस डायरेक्शन में अनबाइंडिंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास बना है, इस स्ट्रक्चर में इतना पार्ट ओपन डीएनए का है, जिसमें आपको क्या दिख रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इतना पार्ट किसका है हमारे पास, क्लोज और कैन आई से जिप्ड डीएनए, which is called double stranded DNA। कंसेप्ट समझ आया? अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हेलिकेज आगे की तरफ स्विच इन करता है तो उसकी वजह से जो ओपन डीएनए का पार्ट है, जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसके नाइट्रोजनस बेसिस तो एक दूसरे से वापस से अटैच हो सकते हैं ना, फिर से कॉइल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो आपने खोल के रखा हुआ है ना इनको, तो दे कैन रीअटैच अगेन, दे कैन रीजॉइन अगेन, राइट, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। तो मुझे इसकी ज्वाइनिंग को रोकना है, तो मुझे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबलाइज करना है, ताकि मैं इसके नाइट्रोजनस बेसिस को छुपा दूं। नाइट्रोजनस बेसिस अगर एक बार हाइड हो गए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, राइट। तो आई हैव टू मेक वन थिंग कि मुझे ऐसे कुछ प्रोटीन्स चाहिए जो इसके नाइट्रोजनस बेसिस को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाले साइड को हाइड इन कर दे, सो दैट देयर रीजिपिंग कैन बी अवॉइडेड। अंडरस्टूड? पहला टास्क क्लियर हुआ? अब आगे जो जिप्ड डीएनए है, वो जो जिप्ड डीएनए, जो क्लोज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसको डर है कि यार हेलिकेज आगे की तरफ आ रहा है। हेलिकेज के एक्शन से बचने के लिए वो सुपर कॉइलिंग कर लेते हैं, फिर से कॉइल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हेलिकेज डबल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है लेकिन सुपर कॉइलिंग को ब्रेक नहीं कर सकता। तो जब वो सुपर कॉइलिंग कर लेंगे तो हेलिकेज के एक्शन से बच जाएंगे। हेलिकेज जब काम ही नहीं कर पाएगा तो कैसे खुलेगा, कोई खुल ही नहीं सकती चीज, तो वो एज इट इज रह जाएंगे, राइट। उस सुपर कॉइलिंग को अवॉइड करने के लिए, सुपर कॉइलिंग को ब्रेक करने के लिए जितनी डीएनए ने चालाकी की उतनी हेलिकेज ने की। हेलिकेज ने ही अपना ही एक सेट ऑफ दूसरा एंजाइम मंगवाया, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज आया, डीएनए ने सुपर कॉइलिंग की, कोई बात नहीं, टोपोआइसोमरेज ने सुपर कॉइलिंग को रिलीव कर दिया। सुपर कॉइलिंग को हटाने का काम कौन करेगा? टोपोआइसोमरेज, ताकि किसकी टेंशन रिलीज हो जाए, हेलिकेज की। जो हेलिकेज को टेंशन थी कि आगे की तरफ जाके सुपर कॉइल मिलेगा, मैं काम नहीं कर सकता, वो काम खत्म हो गया। टोपोआइसोमरेज ने आके सुपर कॉइलिंग को रिमूव कर दिया, हेलिकेज का काम स्मूथ कर दिया। तो इसकी जरूरत है, I need the two things. One is the single strand binding protein and another is the, right, दूसरी मुझे क्या चाहिए? समझ आया सबको पॉइंट यहाँ तक? फाइन, राइट। सो ऑन दैट टास्क अब हमने कहा कि हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज थर्ड स्टेप,
right? Binding of SSBP, single strand binding proteins, upstream to helicase. अब ध्यान से upstream का मतलब, जब जैसे एक नंबर लाइन बनाते हैं ना मैथ्स में, नंबर लाइन में लेट्स सपोज 0 है, 0 से नेगेटिव की तरफ जाते हो, लेफ्ट साइड पे जाते हो तो वो क्या होगा? अपस्ट्रीम। 0 से प्लस की तरफ जाते हो, राइट की तरफ जाते हो तो वो क्या होगा? डाउनस्ट्रीम। तो हेलिकेज के अपस्ट्रीम कौन होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए? सिंगल स्ट्रैंडर्ड। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। पॉइंट समझ आया? अपस्ट्रीम टू डीएनए का मतलब अनजिप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैम क्या बताना अपस्ट्रीम वाला आपने जो बताया था? मैंने कहा अगर बेटा ये एक नंबर लाइन का पॉइंट है तो इस पॉइंट से जब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो अपस्ट्रीम, इस पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो तो डाउनस्ट्रीम। ठीक है, राइट। एंड अब बाइंडिंग किसकी की हमने यहाँ पर? टोपो आइसोमरेज। कहाँ बाइंड करूं? अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम? अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम यार, अपस्ट्रीम कैसे? Downstream. आगे जाना है उसको, पीछे थोड़ी जाना है। काम कैसे करना है? हेलिकेज से आगे काम करना है ना। यस तो डाउनस्ट्रीम टू हेलिकेज। मैम। हाँ जी, आप लिख रहे हो क्या? आप कुछ हाँ अभी आया नहीं रिटर्न पर। नो मैम। नो नो मैम। मैम, बहुत देर हो गए। स्ट्रैंड दिख रहा है? वो जिप्ड डीएनए वाला पार्ट दिखा है? यस मैम, वो तो दिख रहा है। थर्ड पॉइंट पे अभी पूरा नहीं है। हेलिकेज थर्ड पॉइंट में अभी विजिबल हुआ है? मैम बाइंडिंग ऑफ एसएसबी अपस्ट्रीम टू हेलिकेज मैम ऊपर से ये शोर तो बहुत बढ़ता ही जा रहा है। मैम बहुत आवाज आ रही है, सुनाई भी नहीं दे रहा। अच्छा, आवाज का मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ आ बिकॉज गया। बेसमेंट में जो भी वर्क चल रहा है उसको बंद नहीं करेंगे तो आवाज का आई कैन नॉट डू एनीथिंग। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, मैम हेलिकेज की जो डायरेक्शन है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ है ना? कोई डायरेक्शन सेट नहीं कर सकते आप, डबल स्ट्रैंडेड पे काम कर रहे हो। ओके। यू कैन नॉट सेट द डायरेक्शन। सिंगल स्ट्रैंड पे काम करता है तो डायरेक्शन सेट करता है। और मैम टोपो आइसोमरेज के लिए आपने डाउनस्ट्रीम इसलिए लिखा है ना क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा जिसमें हेलिकेज फिलहाल वर्क कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और एसएसबीपीज के लिए अपस्ट्रीम इसलिए क्योंकि वो अपोजिट में काम कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अपस्ट्रीम इसलिए क्योंकि वो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे काम कर रहा है, अपोजिट में काम नहीं कर रहा। एसएसबीपी की कोई डायरेक्शन ही नहीं है, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो उसको जाके हाइड। एक बार समझा दीजिए। अपस्ट्रीम का सिंपल मीनिंग बेटा, जहां पर हम कहते हैं अपोजिट और टूवर्ड्स वाला नहीं याद रखना है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए मीनिंग। अपस्ट्रीम का सिंपल मीनिंग जो भी आप मार्कर पॉइंट लेके चल रहे हो, जैसे आपने हेलिकेज मार्कर पॉइंट लिया, उससे जो भी लेफ्ट में होगा वो अपस्ट्रीम, जो भी राइट में होगा वो डाउनस्ट्रीम। दैट्स इट। आपको सिर्फ इतना मान के चलो। मैम एसएसबी कर क्या रहा है? प्रोफाइल ये कराता है ना कि जो मैम हाँ बोलो बोलो, सुन रही हूँ। मैम ट्रोपोआइसोमरेज ये काम कराता है ना कि जो अनवाइंडिंग है ताकि वो फिर से बाइंड ना कर जाए। नहीं बच्चे नहीं, अभी मैंने क्या समझाया इसके अंदर इतना। वी सिंपली से दैट एसएसबीपी का काम है, एसएसबीपीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट। अब आ रहा लिखा हुआ? नो नो मैम। मैम। एसएसबीपी का हमारे पास काम है बच्चे प्रिवेंट करना, राइट, रीजिपिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसकी रीजिपिंग को प्रिवेंट करना कि वो वापस से जिप्ड ना करे, राइट। क्या करके? बाय हाइड करके, राइट, नाइट्रोजनस बेसिस को। तो नाइट्रोजनस बेसिस को हाइड करके दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द रीजिपिंग। एसएसबीपी का काम है, राइट। वहीं पर अगर हम कहते हैं टोपो आइसोमरेज, तो टोपो आइसोमरेज का हमारे पास काम क्या है? टोपो आइसोमरेज का काम है टू रिलीव सुपर कॉइलिंग, राइट। जो सुपर कॉइलिंग हो रही है उसको रिलीव करना ऑफ जिप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो जिप्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसकी सुपर कॉइलिंग को रिलीव करना एंड रिलीजिंग द टेंशन ऑफ, किसकी टेंशन को रिलीज करना? हेलिकेज एंजाइम, ताकि हेलिकेज मतलब वो एंजाइम। हेलिकेज के लिए काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल बेटा, ओके। दोनों ही हेलिकेज के लिए काम कर रहे हैं। हेलिकेज ने जो काम किया था वो काम ने पहले जो काम
हाँ बोलो। मैम जो SSPPs हैं वो काम कर रहे हैं, जो हेलिकेज ने ऑलरेडी कम कर लिया उसको खराब नहीं होने दे रहे हैं, हाँ और टोपो आइसोमरेज आसान कर रहे हैं हाँ आगे बिल्कुल का यस काम। मैम, बिल्कुल, आ तो गया। दोनों हेलिकेज के लिए ही काम कर रहे हैं, दोनों का काम हेलिकेज से ही रिलेटेड है। ठीक है, समझ आ गया पॉइंट? यस मैम, पहले यस उल्टा मैम, अच्छे से आ गया। यस मैम। राइट, अब वो लिखा हुआ आ गया SSBP और टोपो आइसोमरेज वाला। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नोट करो फटाफट से, मैं आगे स्ट्रक्चर बनाऊँ उसका। राइट, तो अब हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें हेलिकेज भी शो होगा, SSBP भी शो होगा, और उसी के साथ साथ आपका टोपो आइसोमरेज भी शो होगा। SSBP टेम्पररी होते हैं, जैसे ये प्राइमेज आएगा SSBP हटना शुरू हो जाएंगे, DNA पॉलीमरेज आएगा SSBP हटना शुरू हो जाएंगे। तो SSBPs आर नॉट द मेजर एंजाइम, दे आर सिंपली द प्रोटीन्स, जो इनका काम है हाइड करना। राइट, सिंपली छोटे छोटे से प्रोटीन्स है जो हाइड करने का काम कर रहे हैं। एज सच इनका कोई मेन एंजाइमेटिक रोल नहीं है। जैसे एंजाइमेटिक रोल टोपो आइसोमरेज का है कि सुपर कॉइलिंग को हटाना, ऐसा कोई एंजाइमेटिक रोल नहीं है यहाँ पर। फाइन, तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, हमने कहा ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, now in this we define, this is the helicase enzyme। हेलिकेज के पास आपने यहां पर लगा दिया टोपो आइसोमरेज, एंड उसी के साथ SSBPs। And this structure is now named as replication fork। समझ आया पॉइंट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये सिर्फ सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन है ना? सिंगल फिर मैं- स्ट्रैंड बाइंडिंग। हाँ मैम, स्टैंड। हाँ। तो मैम ये इतने सारे पार्ट को कैसे वो हाइड कर रहा है? वो तो फिर एक ही स्टैंड को करना चाहिए। एक ही स्ट्रैंड को तो कर रहे हैं यार, तो को कहाँ कर रहे हैं? नीचे वाले को भी तो कर रहा है। तो अलग अलग है ना, SSBP एक ही SSBP थोड़ी अच्छा, लगाए ठीक है। हैं, बहुत सारे लगाए हैं। Yes guys, complete replication fork का मतलब समझ आया? Can I say replication fork is a Y-shaped structure? यस मैम। यस Yes, मैम। Right, showing the connection between single-stranded DNA and double-stranded DNA। इन दोनों के बीच का कनेक्शन शो कर रहा है। Right, so this is the replication fork। कंप्लीट यहाँ तक का टास्क सबको क्लियर है? यस मैम। डन। अब जो रेप्लिकेशन फॉर्क हमने बना लिया, हेलिकेज आगे आराम से टोपो आइसोमरेज के साथ साथ काम करता जाएगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन भी बड़े आराम से काम कर रहे हैं। राइट, बट अब हमारे पास टास्क ये आता है कि वी नीड नाउ, क्योंकि हमारे पास ओपन हो चुका है, तो अब टास्क है कि भाई इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इस पर DNA का दूसरा स्ट्रैंड, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दो। तो बनाना शुरू करने के लिए हम गए DNA पॉलीमरेज के पास। DNA पॉलीमरेज ने कहा कि आई कैन नॉट स्टार्ट द प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग, मैं बिगिनिंग से प्रोसेस को शुरू नहीं करता। फर्स्ट बेस का एडिशन कभी भी DNA पॉलीमरेज नहीं करता। DNA पॉलीमरेज कैन इलोंगेट द चेन, वो चेन को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन वो चेन को शुरू नहीं कर सकता। मतलब आपके पास ये जो पेरेंटल सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बन रहा है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो आपने डॉटर DNA बनाना है, उसके पहले कुछ बेसिस आपको खुद बनाने पड़ेंगे सेल को, फिर DNA पॉलीमरेज उन बेसिस को आगे एक्सटेंड कर देगा, इलोंगेशन कर देगा, लेकिन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं करेगा। कंसेप्ट समझ आया? इसलिए उसका नाम पॉलीमरेज है। पॉलीमरेज का मतलब होता है पॉलीमराइजेशन, इसलिए नहीं है। पॉलीमरेज का मतलब, पॉलीमराइजेशन का मतलब चेन को ग्रो करना। राइट, सिर्फ ग्रो करने का काम। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर पॉलीमरेज ग्रो ही करता है, RNA पॉलीमरेज स्टार्ट भी करता है।
राइट तो ये डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन है कि डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट स्टार्ट द प्रोसेस बाय इट्स ओन, राइट, इट नीड अ स्टार्टिंग यूनिट टू इलोंगेट द चेन। ये चेन में और बेसिस को ऐड करेगा, चेन को इलोंगेट करेगा, लेकिन चेन को शुरू नहीं करेगा। अब चेन को शुरू कौन करेगा? हमने कहा भाई डीएनए पॉलीमरेज तो कर नहीं सकता, इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता तो अब कौन करेगा? वी से आरएनए पॉलीमरेज कर सकता है। आरएनए पॉलीमरेज चेन को शुरू कर सकता है, तो आरएनए पॉलीमरेज कर सकता है, लेकिन अब डिलेमा ये आ गया कि भाई आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए को बना सकता है, करेक्ट? आरएनए पॉलीमरेज कैन फॉर्म द आरएनए ओनली, उसका नाम ही है कि वो आरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा तो वो आरएनए को बनाएगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम एक आरएनए पॉलीमरेज लेते हैं जो सिर्फ शॉर्ट चेन को बना सकता है, जो एक ओलिगो राइबो न्यूक्लियोटाइड बना सकता है। दैट ओलिगो राइबो न्यूक्लियो, ओलिगो का मतलब क्या होता है? जिसमें यूनिट 10 से कम होती है, हार्ड टू हार्ड 9 मैक्सिमम यूनिट्स होंगी। तो 9 राइबो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके एक छोटी स्ट्रेच बनाएगा, स्मॉल आरएनए की स्ट्रेच बनेगी, जिसे हमने प्राइमर कह दिया। उस प्राइमर को इलोंगेट करने का काम डीएनए पॉलीमरेज करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज इज डूइंग द जॉब टू इलोंगेट दैट आरएनए प्राइमर। जो आरएनए प्राइमर आपने शुरू में बना दिया, बाद में उसको हटा के उस पे बेसिस ऐड करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज से हमने बात कर ली कि ठीक है, इफ यू वांट टू इलोंगेट द चेन, राइट, वी विल ऐड अ शॉर्ट आरएनए चेन इन द स्टार्टिंग, और वो आरएनए चेन को you have to extend and complete it. Once you get completed, you have to remove that RNA chain and make that DNA part of the DNA. Right? DNA polymerase agree to this. So means अब हमारे पास task क्या है? हमें primer बनाना है। समझ आया सबको point? Right? And that primer is going to be synthesized by the enzyme called primase. And primase is whom? Primase is not DNA polymerase, beta. Primase is RNA polymerase, जो डीएनए को यूज करके आरएनए का स्ट्रैंड बनाने वाला है। तो इट इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बट इट इज दैट आरएनए पॉलीमरेज व्हिच कैन सिंथेसाइज ओनली अ ओलिगो राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन। दैट्स इट, राइट? कंप्लीटेड यहां तक पॉइंट? मैम यस यस मैम। मैम ये जो हमारे पास जो प्राइमर बन रहा है, तो वो हम कह रहे हैं कि वो आरएनए एक छोटा सा स्ट्रैंड है आरएनए का, तो उसमें तो फिर यूरेसिल भी होगा मैम। हाँ, तो उसको मैंने कहा ना बाद में रिमूव करेंगे, उसको रखेंगे वो तो हट के डीएनए का कंटेंट आ जाएगा वहां पे। कंटेंट आएगा बाद में, लेकिन वो सबसे एंड में आएगा, ठीक है? राइट, कंप्लीट यहां तक। सो फोर्थ इज बेसिकली, राइट, फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन की हमने? प्राइमर की। एंड प्राइमर इज शॉर्ट ओलिगो राइबो न्यूक्लियोटाइड synthesized by primase enzyme। एंड प्राइमेज को आप क्या कहोगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, राइट? सो अब हमने यहाँ पर ये प्राइमर का सिंथेसिस करते हैं, कंप्लीट, राइट? तो अब प्राइमर को लगाएंगे। अब वो प्रोसेस ध्यान से हमें देखना है कि हम प्राइमर को कैसे ज्वाइन करते हैं दोनों स्ट्रैंड्स पे, क्योंकि वही पार्ट सबसे मेन है, उसी से हमें समझ आएगा कि आगे के पूरे स्ट्रैंड कैसे बढ़ेंगे। तो अब देखो, जैसे ही प्राइमर आना शुरू होगा ना, वैसे ही हम यहाँ पर जो है एसएसबीपी को हटाना शुरू कर देंगे। हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज तो एज इट इज रहेगा। अब हम बेसिकली रिमूव करेंगे किसको? राइट, वी हैव टू रिमूव दी, राइट, जो हमारे पास एसएसबीपी लगे, क्योंकि अगर एसएसबीपी लगे रहेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री चेन कैसे बनेगी? फाइन, राइट? एक मिनट रुकना है, एक मिनट। ओके एवरीवन, नाउ प्राइमर का जो स्ट्रेच हमें रेडी करना है, बहुत ध्यान से देखना, ये पेरेंटल स्ट्रैंड है जिसका ओपन एंड 3' है, ठीक है? प्राइमर चाहे आरएनए पॉलीमरेज बना रहा है, चाहे आप डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू कभी भी पॉलीमराइजेशन कराओगे, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि पॉलीमराइजेशन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा?
5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 इसका प्राइम मतलब अगर ये 3 प्राइम है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री कौन आया? 5 प्राइम। 5 प्राइम आपने शॉर्ट एक चेन बनवाई 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बन गया प्राइमर। अंडरस्टूड, राइट। तो ये हमारे पास पार्ट क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड प्राइमर। तो इस स्ट्रैंड पे तो मैंने प्राइमर बना दिया। मैम हाँ जी मैम 1 मिनट वेट करो प्लीज, आया ही नहीं अभी तक। स्क्रीन पे अभी वो फॉर्मेट स्टेप लिखा हुआ आ गया। मैम 4th लिखा आ गया, ये डायग्राम जो आपने प्राइमर बनाया ये नहीं आया मैम। आ गया प्राइमर, आ गया। राइट, सेकंड्स का ही कुछ है राइट, उसी वजह से। हाँ जी मैम अभी शो नहीं हुआ मेरे को तो। नहीं हुआ अभी नहीं show। हुआ। प्राइमर अब तक आ आया। गया। अब अब आया। आ गया, सबका रेडी है? चलो बनाओ फटाफट से यहाँ तक का प्राइमर। मैम हाँ जी प्राइमेज एंजाइम के नाम है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। हाँ बच्चे, उसी की फॉर्म, उसी का ही नाम है, एक्सपैंड करके लिखो। फाइन हो गया यहाँ तक नोट सबका? चलो देखो अब यहाँ पर 3 प्राइम अगर पेरेंट का था तो उसके अपोजिट आपने 5 to 3 वाला बना दिया। अब मुझे बताना 5 प्राइम अगर पेरेंट का है तो मैं स्ट्रैंड कैसे बनाऊं? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैम नहीं मैम 5 प्राइम तो बन ही नहीं सकता। 5 प्राइम टू 3 आप प्राइम ऊपर से तो बनाइए। इसका मतलब मैं क्या ये इस तरीके से बनाऊं? उल्टा बनाना डायरेक्शन पड़ेगा। आई सबको अभी? डायरेक्शन उल्टी हो Yes, जाएगी। ma'am. यस मैम। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बनाती हूँ, क्या डीएनए पॉलीमरेज इसको इलोंगेट कर सकता है? नो मैम, क्यों? नहीं मैम, तो लास्ट में अब इसको आगे स्ट्रेच कहाँ करेगा 5 ये? to 3 की अगर डायरेक्शन में कर। 5 to 3 की डायरेक्शन में ही इलोंगेट करेगा, बिल्कुल ठीक है। तो पेरेंट स्ट्रैंड तो यहाँ खत्म हो गया ना। इसका मतलब प्राइमर बनाने का फायदा क्या? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज काम किस पे करता है? टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में करता है ना। तो वो किसको यूज करता है? टेम्पलेट को यूज करता है, तब नया स्ट्रैंड बनाता है। टेम्पलेट तो खत्म हो गया, अब टेम्पलेट का मीनिंग सबको समझ आया? पेरेंट Yes, स्ट्रैंड ma'am. इज अ टेम्पलेट, राइट। तो क्या प्राइमर यहाँ बनाना ठीक है या थोड़ा पीछे कर दूं उसको? मैम पीछे करना हेलिकेज पीछे के करते हैं, हेलिकेज के पास हेलिकेज लगा दें के उसको, पास। ठीक है। तो मीन्स मैं प्राइमर यहाँ से हटा के आई विल रिमूव द प्राइमर फ्रॉम हियर, राइट। मैंने यहाँ से प्राइमर हटाया और इसकी जगह मैंने यहाँ लगाया एंजाइम, सबसे पहले प्राइमेस हेलिकेज के पास, और फिर मैंने एक छोटा सा प्राइमर यहाँ पर रेडी कर दिया। अब एक कंसेप्ट मुझे बताना, जिस पेरेंटल स्ट्रैंड का ओपन 5 प्राइम एंड है, क्या उसको बार बार प्राइमर बनाने की जरूरत पड़ेगी? यस मैम। जिस पेरेंटल स्ट्रैंड Yes, का ma'am. ओपन 5 प्राइम एंड है, इट नीड द सिंथेसिस ऑफ द प्राइमर अगेन एंड अगेन, क्योंकि जैसे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क Yes, आगे ma'am. बढ़ेगा वैसे वैसे फिर प्राइमेज को हेलिकेज के साथ पीछे जाना पड़ेगा। मतलब प्राइमेज विल परमानेंटली रिमेन अटैच्ड विद हेलिकेज ओवर विच टेम्पलेट? किस टेम्पलेट के ऊपर वो ऑलवेज अटैच रहेगा? 5 प्राइम टू 5 3 प्राइम प्राइम। टू 3 जिसका प्राइम। ओपन कौन सा एंड होगा? 5 प्राइम। 3 प्राइम एंड ओपन होगा। 5 प्राइम एंड ओपन होगा। लेकिन जिसका एंड 3 प्राइम ओपन है, क्या उस पे सिर्फ एक ही प्राइमर चलेगा? यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम। कंप्लीट स्ट्रेच के लिए। यस मैम, अंडरस्टूड टिल हियर? यस मैम। कंसेप्ट समझ आ गया? ma'am. गुड, वेरी गुड। मैम नहीं आया। क्या नहीं आया? मैम ये डायरेक्शन जो आपने समझाया कि एक ही ओपन एंड है। बेटा ओपन एंड हम हमेशा पेरेंटल स्ट्रैंड को देखते हैं ओपन एंड के हिसाब से, राइट। क्योंकि आप अगर स्ट्रैंड बोलोगे 5 to 3, 3 to 5, मैं रिवर्स कर दूंगी, चेंज कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर ओपन एंड, जो ओपन एंड होता है। तो जिस पेरेंट का ओपन 5 प्राइम एंड है, उस पे प्राइमर आपको बार बार बनवाना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जब रेप्लिकेशन फॉर्क ओपन होगा, हेलिकेज एक स्ट्रेच में नहीं खोल सकता पूरे डीएनए को, वो स्टेप बाय स्टेप खोलता है। तो एंड तक हेलिकेज भी होगा, एंड तक डीएनए पॉलीमरेज भी काम कर रहा होगा। तो मीन्स मुझे प्राइमर की बार बार जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिसका ओपन 3 प्राइम एंड है, उसका तो एक बार प्राइमर 5 to 3 बन गया, भाई 3 को ही स्ट्रेच करने का काम डीएनए पॉलीमरेज करेगा, बढ़ाता चला जाएगा इसको 3 प्राइम को, राइट। लेकिन अगर इमेजिन करो, जैसे यहाँ पर मैंने अभी रेप्लिकेशन फॉर्क का पॉइंट है, मैं रेप्लिकेशन फॉर्क को ओपन करके यहाँ कर दूं, राइट। तो इतने स्ट्रैंड, पीछे वाले स्ट्रैंड में डीएनए पॉलीमरेज पीछे जाके तो काम करेगा नहीं,
वो तो सिर्फ 5 to 3 को ही बढ़ा सकता है, तो पीछे वाले पे भी तो 5 to 3 वाला प्राइमर लगाना पड़ेगा। अब समझ आया पॉइंट? यस मैम। मैम मतलब जितना अभी खुला हुआ है उतने तक तो हो जाएगा ये वाला प्राइमर, लेकिन अगर और खुलेगा तो फिर एक और प्राइमर लगाना। बिल्कुल, लेकिन only on the one strand which has the open 5' end. Everyone completed? Can I say this is the initiation complex ready हो गया मेरे पास? कि अब initiation complex ready है for the step of the elongation. अब हम elongation शुरू कर सकते हैं। हर डिमांड हमने पूरी कर दी, हर काम हो चुका है। अब DNA polymerase की एंट्री आराम से हो सकती है। फाइन, यहाँ तक कंप्लीट इनिशिएशन सबको अच्छे से? यस मैम। Good. Right. Okay, everyone. So now moving to the second step, that is starting with elongation. Right. Okay, everyone. Now, अब elongation, हाँ जी। मैम एक बार वो वाला पॉइंट एक बार वापस रिपीट करेंगे कि हमने डीएनए पॉलीमरेज को डायरेक्ट क्यों नहीं दिया था और हमने प्राइमर क्यों लगाया था मैम? मैं भी समझा ही रही हूँ, डीएनए पॉलीमरेज पे आई रही हूँ ना मैं, तो उसमें फिर से बताऊंगी एक बार। वेट। नाउ इलॉन्गेशन के टाइम मेन रिक्वायरमेंट मेरे पास कौन है? आई नीड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मुझे सबसे मेन क्या चाहिए? राइट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए। आगे ऐड तो उसी को ही करोगे ना, तो आई नीड डीएनटीपी। यस। अभी डीएनटीपी की फुल फॉर्म बताती हूँ। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड उसी के साथ एक और कौन चाहिए मुझे? डीएनए पॉलीमरेज आर द मेजर प्रीरिक्विसाइट्स टू कंप्लीट elongation को कंप्लीट करने के लिए। राइट, अब पहले एक एक करके हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं elongation के स्टेप पे आऊंगी। राइट, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, सबसे पहले पे आ जाते हैं deoxyribonucleotides, that is DNTPs. ओके everyone, अभी रिटर्न ठीक आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। राइट, ओके गाइस, अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स में हमारे पास क्या है? सेल के साइटोप्लाज्म में। अच्छा, अब यहाँ मैं सेल साइटोप्लाज्म लिख रही हूँ। कैन एनीवन टेल मी व्हाई आई हैवंट रिटन न्यूक्लियस? मैंने न्यूक्लियस नहीं लिखा, मैंने सेल साइटोप्लाज्म लिखा है। क्योंकि मैम मैम, रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में नहीं होगा ना। क्यों? डीएनए न्यूक्लियस में होता है। बात करें मैम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाती है ना। नहीं बच्चे, मैम, कोई भी लॉजिक लगाते मैम वो हैं। न्यूक्लियर ये कोड से सिंपल सा बाहर निकल के कंसेप्ट आगे है, साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। मैम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती तो मैं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन नहीं न्यूक्लियस ही होती नहीं होता। नहीं होती मैम। न्यूक्लियर वही मेम्ब्रेन तो- बोलना भी गलत है। यस मैम। न्यूक्लियस ही नहीं होता डायरेक्ट। Right. If nucleus is not there, everything is going to happen in the cytoplasm. तो make a reason very specific. Right. तो अपना रीजन हमेशा एकदम स्पेसिफिक रखा करो। सेल साइटोप्लाज्म में क्यों? डायरेक्ट है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, बात खत्म हो गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, ये सब बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। नाउ अब हमने कहा सेल साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हो रहा है। सेल साइटोप्लाज्म में एक्चुअली डीएनएमपीस प्रेजेंट होते हैं। डीएनएमपीस जो हमने पढ़े थे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, राइट, जिसमें हमने 5 प्राइम पे फॉस्फेट लगाया था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। यस मैम। बट मुझे क्या करना पड़ता है? ये कभी भी डीएनए पॉलीमरेज ना डीएनएमपी को यूज नहीं करता। डीएनए पॉलीमरेज यूज करता है एक्टिवेटेड यूनिट को, विच इज डीएनटीपी। डीएनटीपी को यूज करता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के लिए डीएनटीपी एक एनर्जी सोर्स भी है। कैसे है वो भी मैं आगे बताऊंगी। और उसी के साथ साथ इट इज ऑल्सो वर्किंग एज अ मेजर सबस्ट्रेट। मेन सबस्ट्रेट भी डीएनटीपी है, डीएनएमपी इज नॉट अ सबस्ट्रेट। तो अब मेरे पास, हाँ जी बेटा, मैं एक बार रिपीट कर दो, मेरे को आवाज चली गई थी। वी सिंपली से कि हमने यहाँ पर कहा ये मेरे पास न्यूक्लियोटाइड लगा, ये मेरे पास H, दिस इज HOH, दिस इज H, और यहाँ आपने क्या लगा रखा है? फॉस्फेट। यही है डीएनएमपी का स्ट्रक्चर। CH2OH की जगह मैंने डायरेक्ट फॉस्फेट दिखाया भी, ठीक है। आपको क्या करना है बच्चे? इसको चेंज करना है किसके अंदर?
you have to let it change into DNTP, means ये तो आपका वापस न्यूक्लियोटाइड से अटैच रहेगा, ये H, ये H, H, ये H, OH, ये H, और यहाँ पर कितने फॉस्फेट आ जाएंगे? 3. समझ आया पॉइंट? 3 फॉस्फेट आ गए, राइट. तो ये स्ट्रक्चर किसका बना मेरे पास? DNTPs, राइट. और ये स्ट्रक्चर किसका है? DNMPs. अगर मुझे 2 फॉस्फेट ऐड करने हैं, कहां से ऐड करूं 2 फॉस्फेट? ATP से, ठीक है. तो मैं या तो ATP या H3PO4, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज करते हैं. 2 यूनिट मैंने H3PO4 के यूज किए, ताकि मैं किस में चेंज कर सकूं इसको? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट. अब समझ आया बेटा? राइट. तो हमने एक फॉस्फेट की जगह, मोनोफॉस्फेट की जगह उसे ट्राइफॉस्फेट में चेंज कर दिया बाय यूजिंग द एंजाइम फॉस्फोराइलेज. अगर ATP यूज करती तो काइनेज एंजाइम देती, लेकिन ATP हमने यूज नहीं किया क्योंकि सेल इतने ATP अफोर्ड नहीं कर सकता. हेलिकेज ऑलरेडी इतने ATP लेके बैठा है, राइट. हेलिकेज को हर बॉन्ड तोड़ने के लिए ATP चाहिए, आगे DNA पॉलीमरेज को भी चाहिए. DNA पॉलीमरेज ATP बहुत कम यूज करता है, राइट. बट स्टिल वी कैन से हम यहाँ ATP नहीं दे सकते, इसने हमने क्या नाम दे दिया इसको? एंजाइम कौन सा यूज कर लिया? फॉस्फोराइलेज, जो H3PO4 को यूज करके फॉस्फेट डलवा देगा. सबको मीनिंग क्लियर हुआ बच्चा? एंड व्हाई वी हैव डन दिस? हमने ऐसा क्यों किया? बिकॉज DNTPs आर, राइट. DNTP क्या है हमारे पास? एक्टिव सबस्ट्रेट एंड एनर्जी सोर्स. एनर्जी सोर्स भी है. कैसे? अभी आगे मैं पढ़ाने वाली हूँ पॉइंट. फॉर DNA पॉलीमरेज. तो DNA पॉलीमरेज का सबस्ट्रेट भी यही है, DNA पॉलीमरेज यूज भी इसी को करेगा, और उसी के साथ साथ एनर्जी सोर्स भी यही है हमारे पास. तो DNTP आर द एक्टिव सबस्ट्रेट एंड एनर्जी सोर्स फॉर DNA पॉलीमरेज, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. राइट. कंप्लीट यहाँ तक? हाँ जी बेटा. मैम सेल साइटोप्लाज्म क्यों लिखा आपने? साइटोप्लाज्म में होगा ना सारा काम. तो ओके मैम. न्यूक्लियस तो नहीं है ना बच्चे उसके पास, तो साइटोप्लाज्म के पास DNMP ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट. DNMP तो सेल के पास ऑलरेडी होते ही है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो. कभी भी DNTP नहीं होता, DNTP हमें बनवाना पड़ता है, राइट. सो कैन आई से दिस स्टेप इज कॉल्ड एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड? मैम. हाँ जी बेटा. मैम जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है सेल में, वो नहीं जुड़ सकता क्या? वही तो है H3PO4, ऑर्गेनिक थोड़ी है, ठीक है. H3PO4 इनऑर्गेनिक फॉर्म का ही फॉस्फेट है जो स्टोर होता है सेल में. जैसे CO2 जो होती है सेल के अंदर, वो किस फॉर्म में होती है? HCO3 माइनस की फॉर्म में, क्योंकि हर चीज है किस फॉर्म में हमारे पास? वाटर के एनवायरनमेंट में ही है ना. तो दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट एज द H3PO4. पहला टास्क कंप्लीट सबका? Yes, ma'am. आगे बढ़ जाऊं DNA पॉलीमरेज पे? जी मैम. Okay guys, now moving to the next one, B part, right. That is, we are going to talk about DNA polymerase. अब DNA polymerase is the one जिसका काम है perform 5' to 3' polymerization of DNTPs. DNTPs का 5' to 3' polymerization करना and can lead to elongation of chain. चेन का elongation कर सकता है ऐड करके यूनिट को, राइट. As can never, कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा प्रोसेस, can never start the process by its own. अपना पहला बेस नहीं डालेगा. That's why required, इसीलिए क्या चाहिए इसको? Required a short oligo chain synthesize. जो किसने सिंथेसाइज की है? RNA प्राइमेस. प्राइमर. यस मैम. अब समझ आ गया बेटा वो पॉइंट? हाँ जी. ठीक है, राइट. तो अब हमने कहा ये हमारे पास टास्क है जिसकी वजह से हमने इसे डिफाइन किया. तो इसकी 2 कंडीशन हो गई. तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ द 2 कंडीशंस, जो एग्जाम में बहुत बार नीट पूछता है, 2 कंडीशन क्या है इसकी, राइट. तो पहली कंडीशन
ऑलवेज 5' to 3' पॉलीमराइजेशन। ये डायरेक्शन कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी ऑर्गेनिज्म में उल्टी नहीं हो सकती, यूनिवर्सल है, राइट। और सेकंड हो गया नीड प्राइमर। ये दोनों काम इसके यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट्स है सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज के बेटा। आरएनए के लिए फर्स्ट ठीक होगा, सेकंड गलत हो जाएगा, राइट। तो दिस इज फॉर दी डीएनए पॉलीमरेज। कंप्लीट यहां तक पॉइंट? फाइन मैम हाँ जी। एक एनसीईआरटी में लाइन है ना कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है एक तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड करता है प्लस में ये सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या सबस्ट्रेट का क्या मतलब है कि सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है? ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। ये मैंने अभी समझाया नहीं क्योंकि इसलिए आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं समझाऊंगी। क्योंकि मुझे लगा आपने नहीं मैंने बताया नहीं, मैंने ऊपर सिर्फ एक लाइन लिखी है बेटा ऊपर। ओके मैम। नाउ मूविंग टू द वर्किंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब पहले डीएनए पॉलीमरेज के काम पे आते हैं, फिर इसके टाइप्स पे आएंगे। और ये वर्किंग ना ध्यान से, ये मैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए नहीं समझाऊंगी, सेम काम है दोनों का, राइट। तो इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। वर्किंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। नाउ सी डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है। ये आपके पास ऑलरेडी एक प्राइमर की चेन है। इस प्राइमर की चेन पे ये डीएनटीपी को ऐड करता है। डीएनटीपी इज द सबस्ट्रेट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है ना, एंजाइम कोई ना कोई सबस्ट्रेट तो लेगा। तो जैसे रुबिस्को के लिए सबस्ट्रेट हमारे पास आरयूबीपी था, वैसे डीएनए पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट क्या रहेगा? डीएनटीपी रहेगा। Yes, समझ आया? Yes. अब मैंने जैसे ये प्राइमर की चेन ना इस तरीके से बनाई, ये मेरे पास मान लो प्राइमर की चेन है जिसका माइकॉन म्यूट योरसेल्फ। ये हमारे पास प्राइमर की चेन है, ये इसका 3' एंड है। इसको 3' एंड क्यों कहा? क्या इसका 3' OH फ्री है इसीलिए 3' एंड कहा? Am I right? यस मैम। ठीक है। अब अगर मैं एक डीएनटीपी यहां पर बनाऊं तो डीएनटीपी का स्ट्रक्चर मैं अगर देखूं यहां पर, तो इसके पास क्या लगे हैं? 3 फॉस्फेट लगे हैं। यही डीएनटीपी है। डीएनए पॉलीमरेज क्या कराता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज डू ये OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इसका काम तो एक ही है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना। ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किसके साथ? इस फॉस्फेट के साथ, जो ऑलरेडी किसके साथ जुड़ा हुआ है? डीऑक्सीराइबोज के साथ। अगर OH, बहुत ध्यान से क्लियर करना, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस फॉस्फेट के साथ, तो क्या इस फॉस्फेट को बाकी के 2 फॉस्फेट से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? इज इट ट्रू और फॉल्स? यस मैम। बैलेंसिंग को Yes, बैलेंस ma'am. करने के लिए अगर OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक, इस फॉस्फेट को कहते हैं अल्फा बीटा गामा, अगर अल्फा गामा। फॉस्फेट के साथ करता है तो क्या बीटा और गामा के साथ उसको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा? डीएनए Yes. पॉलीमरेज ने यही चालाकी की। पहले मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दो। डीएनए पॉलीमरेज से अल्फा फॉस्फेट बीटा के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा। जो एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने से आएगी, वही एनर्जी इस OH को मिलेगी न्यूक्लियोफिलिक अटैक से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। मींस मुझे बाहर से एटीपी की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड द एटीपी फ्रॉम एक्सटर्नल कंडीशन। जो फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच का बॉन्ड है, अल्फा बीटा के बीच का बॉन्ड है, कभी कभी बीटा गामा का ही बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। तो जो भी फॉस्फेट के बॉन्ड्स हैं, वो जब ब्रेक होते हैं, जितनी एनर्जी वो रिलीज करेंगे, वही एनर्जी यूज होगी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। DNA polymerase, that's why doing a work in ATP independent fashion, जहां वो ATP को यूज नहीं कर रहा लेकिन फिर भी पॉलीमराइजेशन हो रहा है। इसी वजह से उसको DNMP से काम नहीं कराना पड़ा, क्योंकि अगर बेटा DNMP से कराता तो खुद सोचो, क्या उसके पास बीटा और गामा फॉस्फेट होते? क्या उसको डायरेक्ट सेल के ATP पे डिपेंडेंट होना पड़ता? Yes, ma'am. राइट। और सेल को एनर्जी इतने टाइम ज्यादा करनी पड़ती, बनानी पड़ती कि वो डीएनए रेप्लिकेशन को सपोर्ट कर सके। बट रेप्लिकेशन इज डूइंग इन एवरी 24 आवर्स इन द ह्यूमन साइकिल, राइट। हर 24 घंटे में हम सेल डिवीजन कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब उतने टाइम में हमें 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर के इक्विवेलेंट एटीपी चाहिए होते हैं। कहाँ से लाते हैं? तो दैट इज वाई डीएनए पॉलीमरेज चाहे प्रोकैरियोट का है, चाहे यूकैरियोट का है, चाहे इस अर्थ पे किसी का भी है, इट इज डूइंग द सेम थिंग कि वो डीएनटीपी को यूज करता है, जो एनर्जी सोर्स भी बना।
क्योंकि इसी के बॉन्ड की एनर्जी ने यूज हुई फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए, और उसी के साथ साथ ये सबस्ट्रेट भी बना, क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनटीपी ही यूज करना है। अब वो लाइन समझ आई कि व्हाई इट इज द एक्टिव सबस्ट्रेट एंड एक्टिव एनर्जी सोर्स फॉर डीएनए पॉलीमरेज एक्शन। यस एवरीवन, एक्शन क्लियर? हुआ मैम। बच्चे एंजाइम कैसे काम करता है जब तक सबस्ट्रेट यूज नहीं करेगा? यस मैम। तो सबस्ट्रेट तो एंजाइम के लिए चाहिए ही चाहिए ना, 110%, चाहे वो कोई भी हो। जैसे ये अल्फा बीटा के बीच में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है फोस्फेट के बीच, तो वो बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर जो OH है वो अल्फा पोजीशन पे, अगर बाकी ये दो फोस्फेट कहाँ चले गए? बाहर सेल से, मतलब इससे बाहर, सिस्टम से बाहर। ओके, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है मैम। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर बॉन्ड। हमें तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाना है ना, जो फॉस्फेट के साथ बनता है OH का। हमें बाकी के दो फॉस्फेट से मतलब ही नहीं है। वो तो आप ये समझो एक तरीके से सिर्फ इसलिए डाले थे ताकि ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन सके। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? फिर डीएनएमपी से नहीं हो सकता, मतलब डीएनएमपी से कैसे करोगे बेटा? कहाँ से एनर्जी लाओगे? एटीपी होंगे इतने सेल के पास, ठीक है? अगर सेल के पास इतने एटीपी होंगे तो आपको जितना खाना खा रहे हो उससे 10 गुना खाना खाना पड़ेगा, तब जाके सेल को उतनी एनर्जी मिल पाएगी। उसके लिए उतना डाइजेस्टिव सिस्टम भी एनरिच होना चाहिए, उतना रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एनरिच होना चाहिए, और सर्कुलेशन भी उतनी होनी चाहिए। बॉडी के पास उतनी एबिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई बॉडी ने मैकेनिज्म बनाया कि एटीपी को डायरेक्टली यूज ना करके वी कैन यूज दिस प्रोसेस। समझ आया पॉइंट? यस मैम। यस एवरीवन, कंप्लीटेड? यस मैम। हाँ जी, तो अब अगर मैं इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊं तो आई कैन से ये मेरे पास चेन है, ये 5 यूनिट की चेन थी, ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। अब ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना हमारे पास विद दिस नाइट्रोजनस बेस, इसके फॉस्फेट के साथ बन गया। कौन सा फॉस्फेट? अल्फा। अब इसका क्या फ्री हो गया वापस से? OH। ठीक है, तो अब 3 प्राइम एंड यहां ना लिख के, कैन आई राइट द 3 प्राइम एंड ओवर हियर? चेन बढ़ गई, कितने हो गए? 5 की जगह 6 बेसिस हो गए अब। राइट एवरीवन, समझ आया पॉइंट? और बाहर किसको निकाल दिया मैंने यहां पर? 2pi बाहर चले गए, राइट? तो इसका मतलब एंजाइम कौन सा यूज हुआ? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज अल्फा लिखा है। हाँ अल्फा, क्योंकि अल्फा के साथ ही बॉन्ड बना था ना बेटा। यस राइट, प्लस एंजाइम फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या कर रहा होगा? बॉन्ड तोड़ रहा होगा फॉस्फेट के बीच में, ठीक है? तो डीएनए पॉलीमरेज किसको सिंथेसाइज कर सकता है? डीएनए पॉलीमरेज कैन सिंथेसाइज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डायरेक्शन बताना जरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। कैन सिंथेसाइज 3 प्राइम से 5 प्राइम तक। वेरी गुड, 3 प्राइम टू 5 prime to प्राइम 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड लीड टू इलोंगेशन। और इलोंगेशन किस डायरेक्शन में हुई है? 5 prime to 3 prime. 5 प्राइम टू 3 पॉलीमराइजेशन। अब समझ आ गया सबको? यस मैम। कंप्लीट है पूरा प्रोसेस डीएनए पॉलीमरेज की फंक्शन, राइट? तो Yes. अब अगर मैं इसको स्टेट करूं, पहले नोट कर लो यहाँ पे, अगर मैं इसको स्टेट करूं तो आई कैन राइट कि प्राइमर, या फिर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखती हूँ, तो प्राइमर की जगह तो रियल स्टेटमेंट आपको क्लियर है। DNMP N plus DNTP give DNMP N plus 1 plus 2pi। ये इक्वेशन क्लियर है? थोड़ा सोचो और फिर मुझे बताना। यस मैम। एक चेन में 5 बेसिस थे, पांचों बेस DNMP थे, DNTP थे? DNMP थे पांचों बेसिस, ठीक है? 5 बेसिस है DNMP प्लस DNTP नया जो डाला आपने। आगे चेन किसकी बन गई? 6 हो गए, N+1 एक ऐड कर दिया, 2 फॉस्फेट बाहर आ गए।
कंडीशन क्लियर? मैम हाँ जी, मैम आपने एक ऐड पे करा, क्या क्या किया दोबारा? एक ऐड कर दिया ना आप base पर। हाँ, एक ऐड कर दिया ना मैंने। ऊपर वाली चेन में देखो 5 थे, DNTP डाला, कितने हो गए? 1 1 2 3 4 5 और ये कौन सा है? 6 6 हो गए। मैम ये 5 3 + times 1 2 5 डैश क्या है? डायरेक्शन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज 3 prime to 5 prime ना? Three prime poses the nucleophilic attack over 5 prime phosphate. Yes, guys, everyone completed with this? Yes. हाँ जी। 6 वाला 3 prime 5 prime कैसे है बता दो एक बार। 3 prime OH will pose a nucleophilic attack on 5 prime phosphate. तो बॉन्ड बनाने की डायरेक्शन कैसे, एरो कैसे जा रहा है? 3 to 5 जा रहा है ना, लेकिन चेन कैसे बढ़ रही है? 5 to 3। लास्ट वाला तो आप 3 prime OH फिर से छोड़ दोगे रिएक्शन के लिए। क्लियर? राइट? हाँ जी। लास्ट वाला बेस पेयर वो इसलिए आया ना क्योंकि DNTP। हाँ, DNTP से ही तो बेस आएगा ना। अब वो Na भी हो सकता है, T भी हो सकता है, G भी हो सकता है, C भी हो सकता है। इट डिपेंड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री बेस, उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या लगा हुआ है। कंडीशन क्लियर बच्चा? अंडरस्टूड? यस मैम। रेप्लिकेशन ना इतना टाइम में इसलिए दे रही हूँ, अच्छे समझ लो। ट्रांसक्रिप्शन सेम ऐसे ही चलेगा, राइट? तो एक एक चीज यहाँ पर क्लियर कर लो अच्छे से। मैम हाँ जी, मैम प्राइमर मैम कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, लेकिन बट मैम वो RNA पॉलीमरेज है एक तरीके से, हाँ तो तो मैम वो थायमिन की जगह यूरेसिल करेगा। हाँ बिल्कुल, यूरेसिल बनाएगा। ठीक है, राइट? ओके एवरीवन, डन? DNMP मैम, क्या क्या? मैम आपने इसमें DNMP लिखा है मैम, वो RNA तो मैम उसमें तो डीऑक्सी होता ही नहीं। मैंने तो जनरल इक्वेशन लिखी है DNA पॉलीमरेज की, अभी तो मैं डायग्राम पे आऊंगी। प्राइमर की नहीं है। प्राइमर RNMP का होगा, RNMP को हटा दोगे ना, एंड में तो DNMP दिखेगा। RNA प्राइमर लेके थोड़ी चलेंगे साथ में हमेशा, उसको तो हटाना है, वो तो टेम्पररी लगा है। मेन तो DNMP आएगा ना उसकी जगह। यस ठीक है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम प्राइमर की फॉर्मेशन के लिए RNA पॉलीमरेज को क्यों नहीं यूज कर सकते? प्राइमेज ही क्यों? प्राइमेज RNA पॉलीमरेज ही है बेटा। यस मैम। RNA पॉलीमरेज जो आप जनरल कहते हो उसी की कैटेगरी है। ट्रांसक्रिप्शन में RNA पॉलीमरेज 1 2 3 हो जाता है, या एक सिंपल RNA पॉलीमरेज होता है, क्योंकि वो किसी भी लॉन्ग स्ट्रेच तक सिंथेसाइज कर सकता है। इसको प्राइमेज स्पेसिफिक नाम इसलिए दिया क्योंकि ये सिर्फ 9 चीजों को, 9 बेसिस को मैक्सिमली ऐड कर सकता है। राइट? अब वो 1 को ऐड करे, 2 को ऐड करे, 4 को ऐड करे, 6 को ऐड करे, वो सेल टू सेल डिफर कर जाएगा। बस उसको मिनिमम 1 to 9 के बीच में ऐड करना है, जो भी ऐड करे वो बेसिस। ओके मैम। ठीक है ना? राइट? यस गाइस, कंप्लीट? नाउ इन प्रोकैरियोटिक सेल, in prokaryotes, 3 different DNA polymerases work. 3 Yes. different DNA polymerase काम करते हैं, right? Polymerase work as DNA pol 1 या polymerase 1, जिसको हम शॉर्ट में pol 1 भी लिखते हैं, और 1 should be written in the Roman, right? Next DNA polymerase 2 and DNA polymerase 3. तो ये हमारे पास 3 DNA polymerases हैं। अब मैं एक एक करके बताऊंगी, इसमें मेन काम 1 और 3 ने करना है, 2 तो वैसे भी कोई काम नहीं करेगा स्पेसिफिकली। राइट? तो सबसे पहले पे आ जाते हैं, दैट इज DNA pol 3। DNA pol 3 हमारे पास बेटा सबसे मेन है, सबसे मेजर है। इट इज बीइंग डिफाइंड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मेजर। Right, so we says it's a main or major polymerizing enzyme. Major polymerizing enzyme है, which perform elongation of primer, primer का elongation करना, and synthesis of, किसके synthesis करना? Daughter, double stranded daughter DNA। ठीक है? तो मेन काम कौन करने वाला है हमारे पास बचा? DNA pol 3।
अब डीएनए पॉल 3 के पास 2 यूनिट्स हैं, इट इज हैविंग द 2 सब यूनिट्स। एक यूनिट हमारे पास है विच इज कॉल्ड एज द पॉलीमराइजिंग यूनिट, और एक यूनिट हमारे पास है विच इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग यूनिट, राइट। करता क्या डीएनए पॉलीमरेज, जब वो बेस को ऐड कर रहे हैं तो कहीं से भी कोई गलती के चांस ना रहे, उस गलती के चांस को रिमूव करने के लिए वो प्रूफ रीड करता चला जाता है, राइट। लेकिन पॉइंट क्या है हमारे पास, जिस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में प्रूफ रीडिंग होती है। अगर पॉलीमराइजेशन हम करा रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, लेकिन हम प्रूफ रीडिंग किस में कराएंगे बेटा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, याद रहेगा ये पॉइंट, राइट। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, नई चेन बनेगी पॉलीमराइजिंग यूनिट से, राइट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। उसकी रिवर्स डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस यूनिट काम करेगा। एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस जब पढ़ते हो तो क्या कहते हो, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, बेस को हटाना। तो अगर कोई गलत बेस लग गया, लेट अस सपोज बाय मिस्टेक, क्योंकि इसके चांसेस बहुत कम होते हैं बट स्टिल बाय मिस्टेक अगर कोई गलत बेस लग जाता है तो उस गलत बेस को हटाना, सिर्फ हटाना, लगाना नहीं, हटाना काम होगा डीएनए पॉल 3 का। तो डीएनए पॉल 3 कैन रिमूव द इनकरेक्ट बेस, उस बेस की खाली जगह छोड़ देगा, प्रूफ रीडिंग में डिटेक्ट कर रहा है और उसको हटा रहा है, राइट, उस गलत बेस को। लेकिन उस गलत बेस की जगह सही बेस ऐड करना इसका काम नहीं है, वो भी किसी और का काम है, वो बताऊंगी मैं। तो मैम ऐसा क्या, एक्सो क्यों है? एक्सो का मतलब बेस को हटाना बेटा। एक्सो का मतलब होता है कि आप कोई भी एक परफेक्ट, राइट, एक्सो और एंडोन्यूक्लियस अगर पता हो सबको, बायोटेक में पढ़ते हो तो एंडोन्यूक्लियस वर्क एट अ स्पेसिफिक साइट, रिमूव करता है, वो एंड से वहां पर बायोटेक एक्सो मतलब एग्जिट Exit, आउट का एक मिनट मैं बोल लूं जरा। एक्सो का सिंपल मीनिंग एग्जिट करना, राइट, जो किसी भी पर्टिकुलर साइट पे नहीं, जहां उसको गलत दिखेगा वहां करेगा। एंडोन्यूक्लियस एक स्पेसिफिक साइट पे काम करते हैं जिसे आप रिस्ट्रिक्शन साइट कहते हो, उनकी एक स्पेसिफिक साइट होती है, वहीं पर जाके कट कर सकते हैं, राइट। वो कहीं भी रैंडमली कट नहीं करते, लेकिन ये कहीं भी रैंडम कट कर सकता है जहां उसे गलत दिखेगा, तो इसलिए हम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी लेके चलते हैं, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस ये भी तो होता है कि आउट, वो सिर्फ साइड वाला कट कर सकता है, हाँ, एंड पे। डीएनए में हम एक्सो और एंडोन्यूक्लियस, बायोटेक में आप एंड इसलिए पढ़ते हो क्योंकि आप बीच में रिस्ट्रिक्शन साइट्स लगाते हो। यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन साइट्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ तो हम सिंपल कह रहे हैं कि जहां भी मुझे एक बेस को हटाना है, मुझे कट करना है, वो कट करने का काम एक्सोन्यूक्लियस करेगा। दैट इज व्हाट द एक्टिविटी इज कॉल्ड, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम ये प्रूफ रीडिंग यूनिट एक तरीके से म्यूटेशन को प्रिवेंट कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल, डीएनए पॉलीमरेज अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है बस काम की। ओके मैम, दैट्स इट, राइट, कंप्लीट यहाँ तक? यस मैम। समझ आया? अब नेक्स्ट हमारे पास आया डीएनए पॉल 1। अब डीएनए पॉल 1 मेजर तो नहीं है, लेकिन डीएनए पॉल 3 के बाद काम करता है, राइट, बट इट इज द फर्स्ट पॉलीमराइजिंग एंजाइम टू बी स्टडीड। ये पहला पॉलीमराइजिंग एंजाइम है बेटा जिसको स्टडी किया गया, टू बी स्टडीड, और बाय कॉर्नबर्ग ने स्टडी किया था, hence also called, NCERT mention point है ये तो खैर, कॉर्नबर्ग्स एंजाइम। कॉर्नबर्ग वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने इसको सबसे पहले स्टडी किया था। डीएनए पॉल 1 सबसे पहले स्टडी हुआ था, पॉल 3 तो बाद में स्टडी हुआ था, राइट। तो डीएनए पॉल 1 इज कॉल्ड कॉर्नबर्ग एंजाइम। डीएनए पॉल 1 में अगर देखा जाए तो डीएनए पॉल 1 के पास ये 2 सब यूनिट तो है ही हैं, इसके साथ एक और एडिशनल सब यूनिट, इट इज हैविंग 3 सब यूनिट्स डीएनए पॉल 1 के पास। वो 3 सब यूनिट्स क्या क्या हैं? तो पहली बात, जो ये 2 सब यूनिट्स हैं इन्हें हम कहते हैं क्लीनो फ्रेगमेंट, वी नेम देम एज द क्लीनो फ्रेगमेंट, जिसमें से एक यूनिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम
पॉलीमराइजेशन यूनिट, एक यूनिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्सोन्यूक्लियेज यूनिट, राइट। तो ये क्या हो गई हमारे पास, इन दोनों को मिला के मैंने नाम दे दिया क्लीनो फ्रेगमेंट। जो एडिशनल यूनिट है इसके पास बेटा, दैट एडिशनल यूनिट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज यूनिट। जो एक नई यूनिट है इसके पास, दैट इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, जो सिर्फ डीएनए पॉल 1 के पास है और किसी भी पॉलीमरेज के पास नहीं है। इट्स अ यूनिक यूनिट ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस यूनिट। अब क्या क्या काम है वो एक एक करके अब मैं इसमें बताती हूँ आपको क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि जो हमारे पास डीएनए पॉल 1 का फर्स्ट फंक्शन है, राइट, दैट फर्स्ट फंक्शन इज एडिशन ऑफ करेक्ट बेस। जो इनकरेक्ट बेस उसने हटाया था ना, उसकी जगह करेक्ट बेस को ऐड करना। एडिशन ऑफ करेक्ट बेस at the site of proofreading by DNA Pol 3। DNA Pol 3 ने तो एक तरीके से Pol 1 Pol 3 का असिस्टेंट है, राइट, उसके असिस्टेंट वाला काम करेगा। तो Pol 3 ने जो इनकरेक्ट बेस को हटाया था उसकी जगह करेक्ट बेस को ऐड करना, राइट। कौन सी एक्टिविटी से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन यूनिट से उसको ऐड करना। वो काम किसका होगा हमारे पास, डीएनए पॉल 1 का। याद रहेगा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, प्रूफ रीड करना, प्रूफ रीड दी कंप्लीट डॉटर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड सक्सेसफुली रिपेयरिंग द एरर। मतलब जब डीएनए पॉल 3 काम कर लेगा तो डीएनए पॉल 1 उसके पीछे ही आ जाएगा। डीएनए पॉल 3 काम करके निकलेगा भी नहीं, पीछे पीछे डीएनए पॉल 1 काम कर रहा होगा। जो गलत बेस उसने ऐड किया था उसको हटाने का काम तो पॉल 3 कर चुका था, साथ साथ उसकी जगह करेक्ट बेस भी ऐड किया और एक और बार प्रूफ रीडिंग करी, फिर से प्रूफ रीडिंग करी ताकि कोई गलती के चांस रहे ना, राइट। वंस अगेन डू द प्रूफ रीडिंग। और अगर मान लो फिर भी, जो बहुत रेयर टू रेयर केसेस में होता है, लेट अस सपोज वहां भी कोई एरर मिल जाता है, तो उस इनकरेक्ट बेस को हटाना, उस इनकरेक्ट की जगह करेक्ट को डालना, वो भी काम डीएनए पॉल 1 करेगा, राइट। तो ये हटाएगा कैसे, प्रूफ रीड कैसे करेगा? प्रूफ रीडिंग इज डन बाय द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज यूनिट। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज यूनिट से प्रूफ रीड करेगा पूरे डीएनए को, ठीक है। दोनों फंक्शन क्लियर सबसे पहले? यस एवरीवन, डन? यस यस। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, हमने प्राइमर डाल दिया, तब हम डीएनए पॉलीमरेज से बात कर चुके थे कि भाई प्राइमर वाले बेस को हटाने का काम भी आपका होगा और डीएनए को डालने का काम भी आपका होगा। प्राइमर वाले 9 बेसिस, जो मैक्सिमम 9 है, उन 9 बेसिस को हटाना डीएनए पॉल 1 का काम। उसकी जगह बेस को ऐड करना डीएनए पॉल 1 का काम। डीएनए पॉल 1 इज डूइंग दैट जॉब। तो डीएनए पॉल 1 का काम ये यूनिट 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस करेगा। सोचो क्यों? 5 प्राइमर किस डायरेक्शन में लगाया था हमने? 5 to 3 5 to 3 चलेगा, प्राइमर का एक बेस निकलेगा, डीएनए का एक बेस आएगा, फिर एक बेस प्राइमर का निकलेगा, एक बेस डीएनए का आएगा, फिर एक बेस प्राइमर का निकलेगा, एक बेस डीएनए का आएगा। दोनों काम करने के लिए हटाना भी है और लगाना भी है। तो हटाने के लिए उल्टा तो चल नहीं सकते, क्योंकि जिस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करोगे उसी डायरेक्शन में तो लगाना है, क्योंकि ये प्रोसेस को स्टार्ट तो करते नहीं है। इसका मतलब आप एक तरीके से इलोंगेशन ही कर रहे हो। समझ आया कंसेप्ट? प्राइमर 5 to 3 लगा था, 5 वाला जो पहला बेस था उसको हटाया, उसकी जगह डीएनए का नया बेस लगा दिया। फिर क्यों, कैसे लगाया नया बेस? वापस वही 3 प्राइम, जो नया आएगा उसका 3 प्राइम OH फिर से न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, काम हो गया। दूसरा बेस हटाया, डीएनए का बेस डाल दिया, डीऑक्सी डीएनटीपी डाल दिया। तीसरा हटाया, डीएनटीपी डाल दिया। चौथा हटाया, डीएनटीपी डाल दिया।
तो हटाते गए डालते गए, हटाते गए डालते गए, तो वो प्राइमर हटा भी, उसकी जगह डीएनएमपीज आ भी गए। जो ऊपर इलॉन्गेशन सीखा था वही हो रहा है, सेम वही हो जाएगा, सेम वही होगा, राइट। बस पहले आपको पुराना बेस हटाना है, नया बेस डालना है। ओके मैम। मैम फिर ये एडिशनल वाला है, ये हटाएगा ना? ऑब्वियसली बेटा, हटाने की डायरेक्शन 5 to 3 हटा होनी भी रहा, चाहिए। निकाल भी रहा है। प्राइमर हटाओगे तभी हटा तो लगाओगे हटा नया, भी रहा है। अगर यही हटाओगे कर नहीं रहे तो हैं ना। निकालोगे कैसे? हाँ बिल्कुल। तो हटाओगे कैसे? उसी डायरेक्शन में हटाओगे जिस डायरेक्शन में डालोगे, राइट। तो इसीलिए आपको इसको एडिशनल यूनिट देनी पड़ी, राइट। तो मैंने कहा यहाँ पर रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर को हटाना कौन सी एक्टिविटी हो गई? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी, और उसी के साथ एंड साइमल्टेनियसली, रिमेंबर दैट साइमल्टेनियसली, हम रिवर्स नहीं कर सकते कंडीशन, साइमल्टेनियसली एडिशन और यू कैन से पॉलीमराइजेशन। किसका पॉलीमराइजेशन अब करेंगे? हम थाइमीन का। डीएनटीपी, थाइमीन नहीं बेटा, सारे बेसिस। अब वो सिर्फ इसको नहीं चुनेगा कि यूरेसिल को हटाओ थाइमीन को डालो, सारे बेसिस हटेंगे, क्योंकि उसमें है तो मैम राइबोज रिप्लेस शुगर, करेगा मतलब। ऑब्वियसली है तो राइबोज शुगर, आपको तो डीऑक्सी लाना है ना, यस मैम। आपको तो सब कुछ हटाना है वहां पर। पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनटीपी, ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? 5 प्राइम टू 3 प्राइम polymerization activity. Now clear with this? DNA Pol 1 के काम समझ आए? मैम हाँ जी मैम जो हेलिकेज के पास हमने लगाया था वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम प्राइमर, ये भी वैसे उल्टी डायरेक्शन में ही करेगा मतलब, जैसे हमने उसमें किया था नहीं हेलिकेज के पास जो लगाया था। प्राइमेज तो हट गया बच्चे, प्राइमेज का काम खत्म। जो आपने प्राइमर लगा रखा है वो प्राइमर ऐसे लगा हुआ है, इसको इसी डायरेक्शन में आगे जाना है, वो इस बेस को हटाएगा, इसकी जगह नए बेस को लाएगा, ये काम करना। मैम वो डायरेक्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में नहीं करा था हमने, सेल से इनिशिएशन यार, कॉम्प्लेक्स में। बेटा प्राइमेज जो आपने वहां पर लगाया था एंजाइम, वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही वर्क कर रहा था, ये भी 5 to 3 मैम ही लेकिन काम उल्टा तो करेगा। लगाया था ना हमने, उल्टा नहीं लगाया मतलब वो था, सीधा हेलिकेज के लगाया था पास यार, वाला जो पीछे लगाया था, उल्टा नहीं हाँ लगाया मतलब था, उल्टा पीछे मैम, गलत है सॉरी वर्ड, पीछे मैम। पीछे मैम लगाया पीछे था। लगाया हाँ था। तो यहाँ भी उल्टे का हाँ कंसेप्ट गलत हो गया, यहाँ पे भी वो पीछे जाके काम करेगा बस। ओके मैम। दैट्स इट, उल्टा नहीं लगा रहे हम कहीं भी। यस मैम, पीछे बोलना था, गलत बोल दिया मैम। अब समझ आ गया पॉइंट? एवरीवन गॉट द मैम। कंसेप्ट? डीएनए पॉल 1 की एक्टिविटी किया। अब पॉइंट ये आया कि डीएनए पॉल 1 अगर देखा जाए तो क्या ना इसे ज्यादा काम कर रहा है डीएनए पॉल 3 से? डीएनए पॉल 1 उसकी सारी एक्टिविटीज एक तरीके से पॉल 3 की सारी एक्टिविटीज संभाल रहा है, फिर भी हम कहते नहीं नहीं पॉल 3 हमारे पास मेन है, डीएनए पॉल 1 मेन नहीं है, राइट। तो अब क्या है इसके पीछे रीजन, जिसकी वजह से हम डिफाइन करते हैं कि भाई डीएनए पॉल 3 मेन है, व्हाट्स द मेन रीजन बिहाइंड इट, राइट। देन वी सिंपली से कि डीएनए पॉल 1 और डीएनए पॉल 3 की एक्टिविटी को डिफरेंशिएट करने के लिए दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसकी वजह से डीएनए पॉल 3 ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है डीएनए पॉल 1 की बजाय। पहली चीज, राइट, जो हम फर्स्ट लेके चलते हैं, डीएनए पॉल 3 polymerase 3 can show high processivity and high fidelity as compared to DNA Pol 1। अब बहुत ध्यान से दो चीजों का मीनिंग समझना। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोसेसिविटी से दैट कि आपने डीएनए पॉलीमरेज जब बाइंड हुआ तो 1 सेकंड में कितने बेस पेयर को उसने या कितने बेसिस को उसने ऐड किया, ठीक है, कितने बेसिस को उसने ऐड किया वो देखना है हमें। तो प्रोसेसिविटी का मतलब एबिलिटी टू ऐड number of base pair or bases in each second or minute,
राइट, और फिडिलिटी से दैट एक्यूरेसी ऑफ पॉलीमराइजेशन, कितना एक्यूरेटली ऐड किया, ये दो प्रॉपर्टी। अब अगर मैं डीएनए पॉल 3 को स्टार्ट करूं तो डीएनए पॉल 3 एक सेकंड में 2000 बेस पेयर्स को ऐड कर सकता है पर सेकंड, बट डीएनए पॉल 1 एक मिनट में, विद इन अ मिनट 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते हैं पर मिनट, मतलब एक स्ट्रैंड के बेसिस, दोनों स्ट्रैंड को एक साथ भी नहीं करता। तो कौन ज्यादा अच्छा है दोनों में से? कम टाइम कौन ले रहा है? पॉल 3। ठीक है, पॉल 3 कम टाइम ले रहा है, ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा, राइट। एक्यूरेसी, डीएनए पॉल 3 has a chance of 1 incorrect base पर लाख बेस पेयर्स। 1,00,000 बेस पेयर ऐड करने पे एक इनकरेक्ट बेस देते हैं, होने के चांस हैं। डीएनए पॉल 1 इनकरेक्ट बेस पर 1000 बेसिस, कौन ज्यादा एक्यूरेटली वर्क करेगा? पॉल 3। पॉल 3। तो बाय डिफॉल्ट मुझे पॉल 3 को मेन काम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पॉल 1 छोटे छोटे काम कर सकता है, 9 बेसिस तक चलेगा, 1000 से कम हो गया ना, राइट, काम चलेगा मेरे पास। लेकिन जब मैं मेन इतने सारे बेसिस को 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर जो इक्वलाई के अंदर है, उसको अगर मुझे रेप्लिकेट करना है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती। आई हैव टू गो फॉर दी डीएनए पॉल 3। मीनिंग समझ आया सबको? एक्सक्यूज मी, हाँ जी बेटा। मैम वो डीएनए पॉलीमरेज 3 कैसे प्राइमर को रिमूव करता है, वो एक बार बता दीजिए। पॉल 3 करता ही नहीं बेटा, पॉल 1 करता है। मैम Pol 1 is removing the primer by 5' to 3' exonuclease activity। जो ये 5' पे बेस है, इसको हटाएगा, इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, राइट। उसकी जगह अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, जब नया बेस आएगा तो वो नया बेस जो आएगा वो किसका आएगा? 3'OH, उसका 3'OH इसके 5' फॉस्फेट पे अटैक करेगा, आ गया डीएनटीपी एडिशन, राइट। जब इसने इस पे अटैक ही किया था तो उसने वापस से बॉन्ड तोड़ दिया, ये यहाँ से बाहर चला गया, फिर एक नया बेस आ गया, उसके साथ बॉन्ड बना, उसके साथ बॉन्ड इसका भी बना, तो ये चेन आगे की तरफ बढ़ती चली गई। ओके मैम, आगे समझ में। तो पुराने बेस को हटाना उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में नए बेस को डाल रहे, फाइन। तो पॉल 3 इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर्ड टू पॉल 1, hence a major polymerizing enzyme। अब पॉल 2 तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, क्योंकि पॉल 2 एक्चुअली में कोई पॉलीमराइजेशन में काम ही नहीं करता है, राइट। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये लिखूंगी, डीएनए पॉल 2 is mainly responsible for repair mechanism। कोई अगर म्यूटेशन हो गई है, कोई लेट सपोज डैमेज हो गया है, तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के लिए काम करता है। इसके पास भी यूनिट दोनों रहेंगी, पॉलीमराइजेशन भी और प्रूफ रीडिंग भी, लेकिन राइट इसकी प्रोसेसिविटी जो है ना, राइट, वो प्रोसेसिविटी सिर्फ और सिर्फ कितनी है हमारे पास? 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट। एग्जैक्टली 50 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट। 50 न्यूक्लियोटाइड को एक मिनट में ऐड करेगा, सबसे स्लो है ये, उसको हम कभी भी पॉलीमराइजेशन के लिए यूज नहीं करेंगे, ओनली फॉर रिपेयर वी कैन यूज इट, राइट। हाँ जी गाइस, कंप्लीट यहाँ तक? यस मैम। अंडरस्टूड? यस मैम। चलो, तो अब डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी, पूरा प्रोसेस अब डायग्रामेटिकली बना लें इसको, डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनाई थी, मेकिंग इट दैट अगेन, राइट, और स्टार्टिंग विद द प्रोसेस। अब डायग्राम जहां नहीं आएगा ना, वहां पहले ही मुझे बता देना।
हाँ जी गाइस, डायग्राम विजिबल है? यस मैम, पूरा विजिबल है। Yes, ma'am. ओके एवरीवन, तो स्टार्ट करें एक्टिविटी। अब देखो, ये प्राइमर है हमारे पास। प्राइमर की चेन को इलोंगेट करने का काम आगे की तरफ कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज इसको एक्सटेंड करेगा, फिर यहाँ रुक जाएगा आगे आके, फिर आगे जाएगा, इसको एक्सटेंड करेगा, यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, राइट? तो ऑन इन दैट कंडीशन ये हमारे पास रेप्लिकेशन कैसे चल रहा है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। राइट, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। एंड इस स्ट्रैंड पे जो हमारे पास सिंथेसिस होगी, क्या वो दूसरे स्ट्रैंड से तेज होगी? Yes, जल्दी ma'am. जल्दी होगी? यस मैम। यस Can I मैम। say it is the leading strand synthesis? Yes, ma'am. ठीक है, राइट। जो ये फ्रेगमेंट्स टुकड़ों में बने, आई नेम इट एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और इस स्ट्रैंड का सिंथेसिस कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। और इस स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा धीरे, लीडिंग वाले से तो धीरे ही होगा, तो वी से लैगिंग स्ट्रैंड synthesis. Complete? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इस पॉइंट से रिलेटेड मैं दो स्टेटमेंट बोलूंगी, पहले सुनना और मुझे बताना वो दोनों चीजें क्लियर है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नीट में वहीं से आएगा। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर इन डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट। ट्रू। ट्रू Ma'am, true. लीडिंग स्ट्रैंड वैसे ही जाएगा। देखो, रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट का मतलब हेलिकेज की मूवमेंट, क्योंकि हेलिकेज ने रेप्लिकेशन फॉर्क बनवाई है। तो रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट का मतलब जिस डायरेक्शन में हेलिकेज जाएगा उसी डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। बट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स और लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस अकर इन डायरेक्शन अपोजिट टू द रेप्लिकेशन फॉर्क। यस मैम। Yes. NEET 2017, Ma'am, repeat NEET कर दो. 2015 question. Once again repeating the same. Leading strand synthesis occur in direction to the replication fork movement, in direction to the helicase movement, towards opening of DNA helix. तीनों चीजें क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। Lagging strand synthesis, Okazaki fragment synthesis occur opposite to the replication fork, opposite to the helicase movement. Correct? करेक्ट। यस मैम। यस मैम। करेक्ट। Yes, ma'am. Right. Okazaki fragments need DNA ligase to join and make a continuous stretch. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Replication is said to be a semi-discontinuous process, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। semi-conservative process, यस मैम। and bidirectional process. यस यस मैम। बढ़िया, हो गया रेप्लिकेशन यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट। यहाँ तक राइट? Yes, yes, ma'am. यही स्टेटमेंट्स को लिख लेते हैं। राइट, सो वी सिंपली से दैट leading strand synthesis occur in direction of replication fork or helicase movement and follow continuous replication. While lagging strand synthesis, मैम आपका राइटिंग स्लो नहीं होगा। रुको हो जाएगा 2 मिनट में, जब तक मैं लिख दूंगी ना पूरा तब तक हो जाएगा पूरा। occur
While की बात टू लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस, नीचे लाइन करके replication fork or helicase movement and follow discontinuous replication. आ गए दोनों पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस राइट. हम शायद जब आप लिखना छोड़ देते हैं ना तभी वो आता हाँ है. तभी वो आता है. जब वो पेन अप करती हूँ ना तब आता है. बट ये सही है कि वन नोट में इतना अटक रहा था, इसमें अटक नहीं रहा. कल मैंने ढूंढा सॉफ्टवेयर तो आई गेट टू नो कि हाँ इस पे भी कर सकते हैं. देखते हैं इसका पीडीएफ कैसे स्टोर होगा. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें प्राइमर्स की कंटिन्यूअस सिंथेसिस मतलब होना नेसेसरी है. उसकी वजह से भी मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो जाता है ना सिंथेसिस लैगिंग स्ट्रैंड में डीएनए का. हाँ क्योंकि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बने, जितने प्राइमर बनेंगे उतने टूटे हुए सेगमेंट्स बनेंगे डीएनए के. यस मैम. दैट्स राइट. ओके गाइस. हाँ जी. मैम हमने ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स किसको बोला है? प्राइमर्स को बोला है या प्राइमर्स ना के जो साथ जो प्राइमर से elongate- बने हुए इलोंगेटेड स्ट्रैंड्स हैं उनको कहा है. जो लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे पीसेस बन गए ना, जिसमें प्राइमर भी और डीएनए पॉलीमरेज की सेगमेंट जो बनी आगे वो भी है, वो पूरा ओकाज़ाकी दोनों फ्रेगमेंट. को. बिल्कुल. प्राइमर इज डिफरेंट, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट इज डिफरेंट. Okay. Fine. So this confirms that DNA replication is semi-conservative semi-discontinuous and bidirectional. चाहे बेटा ये प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, दोनों के लिए पॉइंट एज इट इज है. राइट. सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस, बाइडायरेक्शनल for both prokaryotes and eukaryotes. हाँ जी बेटा. मैम ये आप एक बार मैम स्क्रॉल अप कर देंगे प्लीज. हाँ मैम डिस्कनेक्ट हो गई थी मैम, मुझे पता ही नहीं कि कौन से टॉपिक पे आ गए मैम आप. मैम एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया क्या? नहीं बस होने वाला. एक बार थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए. यही वाला पार्ट से हमने शुरू किया था. हाँ मैम ये रह गया मेरा. ओके. सो अब कोई डाउट बचा? क्वेश्चन एक और ध्यान रखना. राइट. क्वेश्चन कहता है हेलिकेज एंजाइम किस बॉन्ड पे काम करता है? फॉर विच बॉन्ड हेलिकेज एंजाइम इज वर्किंग? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड. गलती से भी फॉस्फोडाइएस्टर टिक मत करना. हेलिकेज का काम सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में चेंज करना है. हाइड्रोजन बॉन्ड पे काम करता है. राइट. टोपो आइसोमरेज हाइड्रोजन बॉन्ड पे काम करता है लेकिन सुपर कॉइल के. ठीक है. डीएनए पॉलीमरेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनवाता है. नहीं तो बॉन्ड स्पेसिफिक रहना जरा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा विच बॉन्ड इज सिंथेसाइज्ड बाय दिस, विच बॉन्ड इज ब्रोकन अप बाय दिस. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये बिल्कुल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है जो एटलीस्ट ये चीजें तो आपको बिल्कुल दिमाग में फीड होनी चाहिए. ये कहीं रिटर्न नहीं है लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है. मैम लास्ट में आपने किसका बताया था? Once again, helicase and topoisomerase break the hydrogen bonds. Helicase make double-stranded DNA converted into single-stranded DNA. Topoisomerase release the tension by relieving the supercoiling. Supercoiling को हटाने का काम topoisomerase करते हैं. DNA polymerase और RNA polymerase, चाहे DNA polymerase हो चाहे RNA polymerase हो, कोई भी polymerase enzyme हो, cause phosphodiester bond synthesis. 3' to 5' phosphodiester bond synthesis. Always polymerize in 5' to 3' direction. ये कभी statement change नहीं होगी. मैम मैम एक्सक्यूज मी. टीम पे डायग्राम मैं ये एक बार बता दूं मैम. हम स्क्रॉल डाउन कर दीजिए, लास्ट पॉइंट नोट करना है. हाँ बोलो बच्चे. एक में बेटा मैं रिवाइज भी कराऊंगी, मैं बताती हूँ. मैम बस एक क्वेश्चन था ऐसे ही जनरल सा.
मैम हेलिकोसोम से प्राइमेज को क्यों अटैच कराया गया था? हेलिकोसोम्स हेलिकेज से ही अटैच होता है प्राइमर। प्राइमर एंड हेलिकेज हैज एफिनिटी। एक्चुअली एक नाम और होता है प्राइमोसोम, मैंने वो दिया नहीं क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। हेलिकेज और प्राइमेज को जोड़ के प्राइमोसोम कहते हैं, हेलिकेज टोपोइसोमरेज को जोड़ के हेलिकोसोम कहते हैं, बट इतने नाम की जरूरत नहीं है, राइट, डोंट गो फॉर इट, ठीक है, राइट। नाउ ये पूरे स्ट्रक्चर में जो हमने किया बच्चा, वंस अगेन वी हैव एक चीज, अच्छा एक और याद रखना पॉइंट, कभी भी आपसे पूछा जाए लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, 5 to 3, 3 to 5, ये सब नहीं याद करने की जरूरत है, ठीक है, ये चीज दिमाग में क्लियर कर लो, राइट। आप लीडिंग स्ट्रैंड को ऐसे या लैगिंग स्ट्रैंड को ऐसे नहीं याद रखोगे, हमेशा गलती करोगे, राइट। जिस स्ट्रैंड का ओपन एंड 3 प्राइम होगा वो लीडिंग होगा, जिसका ओपन एंड 5 प्राइम होगा वो लैगिंग होगा। मैं यही उल्टा कर दूं, ऊपर वाला 3 5 कर दूं, नीचे वाला 5 3 कर दूं, तो ऊपर वाला लीडिंग बन जाएगा, नीचे वाला लैगिंग बन जाएगा। Yes, तो ऊपर नीचे से भी याद नहीं रखना, 5 3 3 5 से भी याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है जिसका ओपन एंड क्या है। तो ओपन एंड 5 प्राइम है तो हमारे पास कौन सा स्ट्रैंड हुआ, लैगिंग। ओपन एंड 3 प्राइम है तो कौन सा स्ट्रैंड हुआ, लीडिंग, ठीक है। ये गलती किसी ने भी नहीं करनी है, फाइन। लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस कंटिन्यूअस था क्योंकि एक ही प्राइमर लगा था उसके ऊपर, इसीलिए हमने बच्चों से कंटिन्यूअस कहा। जब आपने मल्टीपल प्राइमर्स लगाए थे लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस के टाइम पे, तो आपके जो फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे डीएनए पॉलीमरेज ने रेडी किए, जहां एक छोटा सा ब्रेक भी मुझे मिला, दैट आर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जिसकी वजह से, क्योंकि मुझे सेगमेंट वाइज मिला यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसको डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन कहा। यही ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन अप करने का काम किया डीएनए लाइगेज ने, जो भी आगे लिखने वाली हूं मैं। डीएनए लाइगेज विल ज्वाइन इट अप, राइट, और डीएनए लाइगेज ज्वाइन करके इसको आगे कंटिन्यूअस स्ट्रेच में चेंज करेगा, बट डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू ये डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है। तो इसी वजह से हमने कहा एक स्ट्रैंड में लैगिंग स्ट्रैंड अपोजिट टू रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा है, राइट। इसीलिए हम इसे डिफाइन करते हैं यहाँ पर कि एज अ सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस एंड अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस एंड अ सेमी कंजर्वेटिव फिनोमेनन। कंप्लीटेड यहाँ तक, डन है? yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. Okay, guys. Now, final step अब हमारे पास, right? We say we are going for the functioning of, अब हमने यहाँ पर काम करना है, right? किसको यहाँ पर involve करना है? DNA ligase cause ligation of Okazaki fragments. Okazaki साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने रिसर्च किया था इसके ऊपर। Okazaki fragments as ATP और NAD plus dependent enzyme। ये एंजाइम ज्वाइन करने के लिए ATP यूज करता है यूकेरियोट्स में, NAD plus यूज करता है प्रोकैरियोट्स में, राइट। तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, ATP/NAD plus, प्रो यू याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो ATP और NAD plus डिपेंडेंट एंजाइम है, डीएनए लाइगेज कॉज करेगा। उसी के साथ एक एंजाइम और यहाँ पर आ जाएगा, डीएनए पॉल 1। क्या काम करेगा अब यहाँ पर, रिमूवल ऑफ प्राइमर एंड सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रेच। डीएनए स्ट्रेच को बनाना और प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन कर देगा, डीएनए पॉल 1। टास्क कंप्लीट हो जाएगा, फाइन, राइट। तो अब अगर मैं इसको एकदम एंड पे ले जाऊं, ये हमारे पास है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखो ये हेलिकेज है, ये टोपोआइसोमरेज है, और यहां से हमारे पास ये काम यहाँ हो गया, और ये वाला टास्क हमारे पास हो गया, काम कंप्लीट। आगे टर्मिनेशन एंड पे, यस मैम, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड लिखा है, डीएनए स्ट्रेच, STRECH, स्ट्रेच, स्ट्रेच है ना छोटा सा, राइट। नाउ गाइस, एट द एंड ऑफ द सीक्वेंस, ये जो छोटा सा सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस है
टर सीक्वेंस। टर सीक्वेंस कौन सा होगा? टर्मिनेशन सीक्वेंस। अब डीएनए पॉलीमरेज भी जुड़ा हुआ है। अभी मैं डीएनए पॉलीमरेज का कहीं लेबल नहीं किया बना के डायग्राम में, वो पूरा इससे अटैच है दोनों स्ट्रैंड से, ठीक है राइट। वो लेबल इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर आपको स्ट्रैंड नहीं समझ आता, दैट्स व्हाई। नाउ अब हमारे पास जो टर सीक्वेंस है, जो लास्ट वाला सीक्वेंस है, ये भी कंसेंसस सीक्वेंस, जैसे ओआरआई स्टार्ट के लिए चाहिए ना, वैसे टर्मिनेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? टर सीक्वेंस। तो जो टर सीक्वेंस मेरे पास टर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है, इस पे एक प्रोटीन आके बाइंड करता है, टस प्रोटीन, TUS, टर्मिनेटर यूटिलाइजिंग सीक्वेंस प्रोटीन। वो टस प्रोटीन जब बाइंड करता है राइट, वो बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस पे जब वो प्रोटीन बाइंड करेगा तो वो बाइंड करते ही डिसोल्यूशन कर देगा हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, सबको डीएनए से हटा देगा, एवरीथिंग राइट। और वो लास्ट का सीक्वेंस जो है हमारे पास आगे की तरफ, क्योंकि वो स्ट्रेच बन तो चुकी होगी, हेलिकेज एकदम एंड पे आ गया होगा, तो जो वो लास्ट 2-3 बेसेस होंगे ना, बस तो लास्ट 2-3 बेसिस पे काम करेगा और वहां से वो काम खत्म हो जाएगा, वहीं से हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन फिनिश, दोनों डॉटर स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे राइट। अब जो अभी मैंने पॉइंट बोला, अगर इसको थोड़ा सा रियलाइज करो तो क्या ऐसा लग रहा है हर रेप्लिकेशन साइकिल में लास्ट के 2-3 बेसिस गायब होते चले जाएंगे? टर सीक्वेंस के लास्ट के 2-3 बेसिस गायब होते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप हर एक रेप्लिकेशन साइकिल में लास्ट के 2-3 बेसिस गायब करोगे तभी तो डीएनए छोटा होगा, तभी तो एजिंग की तरफ जाएंगे। अगर डीएनए ऐसे हर टाइम कॉपी होता रहेगा तो सेल कैसे एजिंग की तरफ जाएगा? समझ आया टास्क सबको? एक बार दोबारा समझा दो। राइट, वंस अगेन, जो टर सीक्वेंस है ये कम से कम 250 से लेके 300 तक के बेसिस का होता है राइट। टर सीक्वेंस के लास्ट के 2-3 बेसिस के ऊपर हर बार राइट टस प्रोटीन जाके बाइंड करता है। टस प्रोटीन जैसे ही टर सीक्वेंस पे बाइंड करता है, वो इस पे बाइंड करके राइट डिसोसिएशन करा देता है। जैसे ही टस प्रोटीन से आके हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज मिलते हैं ना, तो ये धीरे धीरे पहले टोपोआइसोमरेज को हटवाता है, टोपोआइसोमरेज की वजह से हेलिकेज हट जाता है, हेलिकेज की वजह से प्राइमेज हट जाता है, प्राइमेज की वजह से डीएनए पॉलीमरेज हट जाता है। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सारे एंजाइम्स वहां से गायब हो जाते हैं राइट। और वो दो बेसिस जो रह गए, 2-3 बेसिस वो रह जाते हैं, बाकी का पूरा डीएनए कॉपी हो चुका है, वो एज इट इज डीएनए डॉटर सेल में चला जाता है। क्योंकि टर सीक्वेंस एक हेटेरोक्रोमैटिन का पार्ट है, फंक्शनल पार्ट नहीं है, तो वो जा भी रहा है तो सेल को फर्क नहीं पड़ रहा, सेल आराम से इसको जाने दे रहा है, कोई बात नहीं राइट। लेकिन आप खुद सोचो, अगर ये रेप्लिकेशन साइकिल कंटिन्यूअस चलती रही तो कोई एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब टर के वो लास्ट वाले 2 बचेंगे बस राइट। उसके बाद जब वो खत्म तो फंक्शनल लॉस शुरू हो जाएगा, एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और जब एजिंग का प्रोसेस शुरू होगा धीरे धीरे सेल एज करके क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फिनिश। समझ आया सबको पॉइंट यहाँ तक? राइट, अंडरस्टूड मैम वो लास्ट के 2 बेसिस ऐसे रहेंगे, लगे रहेंगे, वो लास्ट वाले 2 थे जो बच गए थे, हट गए ना, वो तो डीएनए में गए नहीं, डीएनए में गए कहाँ? अच्छा, 10 ठीक है प्रोटीन अपने साथ लेके चला गया ना, तभी तो मैंने कहा हर बार 2 बेसिस कम होते चले जाएंगे। हाँ जी, ओके मैम, यस मैम। बस यही वाला टर पॉइंट सीक्वेंस में हेटेरो वाले ही होते हैं सारे, हेटेरोक्रोमैटिन ही होता है। हाँ हाँ जी, सारे कितने हैं बेटा? जो 250 का बेस पेयर का स्ट्रेच है पूरा ही टर सीक्वेंस है ना, पूरा सीक्वेंस ही हेटेरोक्रोमैटिन होगा। मैम Yes, मतलब एक डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हर बार टर्मिनेशन सीक्वेंस के 1 या 2 बेसिस हट जाते हैं। हट जाते हैं। अच्छा, ह्यूमन के अंदर अगर सबको ध्यान हो तो यूकेरियोट्स के अंदर मैंने आपको टीलोमियर्स पढ़ाए थे। यस मैम, पढ़ाया था आपने। Yes, पढ़ाया था। को सील और टीलोमियर्स End क्या पे। थे? सील थे, सील करते फंक्शनल इंफॉर्मेशन को। यस मैम। वहां टीलोमियर टर Yes, ma'am. सीक्वेंस होते हैं, तभी तो टीलोमियर का फंक्शन था प्रिवेंट द लॉस ऑफ द फंक्शनल क्रोमोसोम। लिखा था लॉस टीलोमियर का, फंक्शनल क्रोमोसोम के लॉस को प्रिवेंट करते, क्योंकि हर बार उन्हीं का लॉस होगा। जब फंक्शनल क्रोमोसोम का लॉस होगा तो एजिंग की तरफ से हम डेथ की तरफ चले जाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? राइट, दिस इज हाउ द रेगुलेशन अकर। फाइन, राइट। सो अब इसी में ही जो हमने यहाँ थर्ड टास्क पढ़ा वो हमारे पास कौन सा है? टर्मिनेशन, एंड टर्मिनेशन इज regulated by बाइंडिंग ऑफ, किसकी बाइंडिंग करा दी? टस प्रोटीन, that is terminator utilizing sequence
प्रोटीन, इसकी बाइंडिंग हो गई हमारे पास टू टर सीक्वेंस, एक टू टर सीक्वेंस leading to dissociation of all enzymes from double-stranded DNA and उसी के बाद liberation हो गई of daughter double-stranded DNA. Complete हो गया हमारे पास DNA replication. Understood यहाँ तक? यस मैम। मैम हाँ जी। मैम जब मैम मियोसिस में भी ये होता है ना, रेप्लिकेशन में टर सीक्वेंस का हटना, हर एक में होगा बच्चे। तो मैम जो फिर न्यू डॉटर सेल होंगे उनके अंदर तो मैम एजिंग और कम होगी, मतलब वो एज बहुत कम होगी, जल्दी डेथ आएगा। फंक्शनल लॉस नहीं होगा तब तक एज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इट इज द वन जो हेट्रोक्रोमैटिन है, जिसका कोई फंक्शन ही नहीं है, तो लॉस होगा भी तो सेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डन यहाँ तक बचा? कंप्लीटेड, राइट। अब इसी में एक दो पॉइंट फटाफट से प्रोकैरियोट यूकैरियोट के रेप्लिकेशन खत्म करते हैं। 5 मिनट्स मोर एंड वी विल एंड ऑफ द टॉपिक। रेप्लिकेशन क्लियर है सबको? अच्छे से समझ आ गया? अब आज जाके ही पढ़ लेना इसको, ठीक है, राइट। ये रहना नहीं चाहिए ज़्यादा उसमें, ये आज जाके आपका खत्म हो जाना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट फिनिश हो जाए, राइट। और उसके बाद हम रेगुलर क्लासेस जो होंगी उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करेंगे, राइट। और टर्मिनेशन ट्रांसलेशन ऐसे ही एक क्लास और कंबाइन में करूंगी जिसमें मैं लैकोप्रोन और जीन रेगुलेशन पढ़ाऊंगी, राइट। सो दैट बाय द कमिंग वीक, राइट, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में मैं चैप्टर खत्म कर दूँ, ठीक है, राइट। स्टार्ट करूँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंसेस। क्लास है कब है? यस मैम, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। मैम नेक्स्ट क्लास है अभी ज़ूलॉजी की। मैम आप कर लो स्टार्ट। ये खत्म हो जाएगा, 2 पॉइंट है बस, कर दो मैम। ठीक है मैम, करवा दीजिए। राइट। फिर Okay, रह ma'am. गया तो फिर वही वापस से फिर रिपीट होगा, ठीक है। तो आपका ये पूरा रिवाइज हो जाएगा टॉपिक। दूसरी बार करने में ज्यादा टाइम लगता है। हाँ, फिर उसमें वही पूरा पहले एक बार फिर रिवीजन दो और फिर वो करो, ऐसे आप पूरा आज अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। और आज पहले इतने टाइम बाद हमारी क्लास विदाउट इंटरप्शन हुई है, राइट, वरना तो हर क्लास में कुछ ना कुछ नौटंकी चल रही थी, राइट। ओके गाइस, नाउ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमने क्या कहा था, बहुत सिंपल पॉइंट्स है। मोनोरेप्लिकॉनिक। मोनोरेप्लिकॉनिक क्यों कहा था? क्योंकि कितने ORI है यहाँ पर? सिंगल। ये हमारे पास मल्टी रेप्लिकॉनिक। और मल्टी रेप्लिकॉनिक क्यों कहेंगे हम यहाँ पर? क्योंकि इसमें क्या होंगे हमारे पास? मल्टीपल ORI, मल्टीपल ORI। सेकेंड, यहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज है, एक ही टाइप का टोपोआइसोमरेज है हमारे पास। टोपोआइसोमरेज, राइट, जिसे आपने नाम क्या दिया? DNA गाइरेज। यहाँ पर हमारे पास सेकेंड 2 टाइप्स। फंक्शन में आपको ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ाऊंगी इसकी, क्योंकि वही दोनों का रोल आएगा। रेप्लिकेशन में यूकैरियोट हम पूरा पढ़ते नहीं है इसी वजह से। तो टोपोआइसोमरेज 1 और मेन इनका काम भी है, और फिर उसी में ही बताऊंगी आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर टोपोआइसोमरेज 2 होता है, 1 नहीं होता। जो DNA गाइरेज है ना वो टोपोआइसोमरेज 2 है, बट कैसे वो हम वही पॉइंट पढ़ेंगे, अभी नहीं। थर्ड, यहाँ कितने DNA पॉलीमरेज पढ़े हमने? मैम आपने क्या बोला, दोबारा बोलना। 3 टाइप्स। दैट इज टोपोआइसोमरेज 2 टाइप के हैं बेटा वहाँ पर। उनके फंक्शन हम ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास 5 टाइप्स DNA पॉलीमरेज होते तो 6 हैं, राइट, लेकिन एक काम बिल्कुल भी नहीं करता, तो इसीलिए हम इसको सिंपल लिखते हैं एज द 5 टाइप ऑफ DNA पॉलीमरेज। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है ना, यूकैरियोट्स में लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड दोनों अलग अलग तरीके से बनते हैं, राइट। तो इसके अंदर आपका अल्फा, बीटा, राइट, गामा, डेल्टा एंड एप्लिप्स, राइट, और ईटा सब कहते हैं, राइट। तो वो हमारे पास DNA पॉलीमरेज हो जाएंगे, ठीक है, राइट।
दिस इज द मेन डिफरेंस. अब इसमें से लास्ट वन टर्मिनेशन का, यहाँ टर्मिनेशन के लिए कौन सा हमारे पास सीक्वेंस था? टर सीक्वेंस, राइट. बट यूकेरियोट में टर्मिनेशन के लिए कौन सा सीक्वेंस रहेगा हमारे पास? अभी कौन सा बताया था यूकेरियोट में टर्मिनेशन के लिए? टीलोमियर्स. मैम एक सेंस ठीक है, राइट. हाँ, तो ये हमारे पास हो गया टर यूटीआर उसी सीक्वेंस. को कहते हैं क्या? नहीं यूटीआर आगे आएगा यार, अभी मिक्स मत करो कंसेप्ट को, ट्रांसक्रिप्शन के बाद है. इट्स अ टर सीक्वेंस डिपेंडेंट टर्मिनेशन. कोई भी चीज को अनटिल अनलेस जब तक मैं नहीं बोलूंगी मॉल बाय में मिक्स नहीं करनी है बेटा. ये कंसेप्ट बहुत सारे हैं और मिक्सिंग होने के चांसेस होते हैं. एंड इट इज द टीलोमियर डिपेंडेंट टर्मिनेशन. दैट्स इट. ये हमारे पास मेन डिफरेंसेस फॉर द प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट रेप्लिकेशन. फाइन. आई एम कंप्लीट. हाँ जी बिल्कुल. सही, मैंने कहा था सिर्फ 2 मिनट लगेंगे बस, 4 पॉइंट है इसमें, ज़्यादा है ही नहीं डिटेल. फाइन. ओके एवरीवन, सो कंप्लीट टिल हियर. यहाँ तक का पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है. शेयर द नोट्स विद यू, राइट. एंड पूरा टास्क यहाँ तक कंप्लीट करोगे. और ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन पूरा पढ़ लेना है. एनसीईआरटी से एक एक लाइन, एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर दिस चैप्टर. ठीक है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की. वैसे तो हर चैप्टर के लिए, लेकिन इस चैप्टर के लिए तो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है. चाहे जेनेटिक्स का चैप्टर है, चाहे ये वाला चैप्टर है 12th के लिए. Right, to read the NCERT each and every line, right, and we'll talk about that in the coming session then. Fine? ठीक है? Yes, Thank you. Okay guys, so tomorrow genetic session, right, we are going to have from 10:30 to 12:30. Right? Okay guys. So bye bye, take care, enjoy, study very well, enjoy your respective classes. जो आपकी हैं. Fine? Okay everyone. Bye ma'am, thank you. Bye. Bye. Take care. Thank you, ma'am. Okay. मैम